भूपेंद्र की बात सुनकर शुभी और समायरा ने घबराहट में एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें काफी हद तक अंदाजा हो गया हो कि वो आगे क्या कहना चाह रहे हैं। अनामिका बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। अगस्त के चेहरे पर सिर्फ कोल्डनेस लिए खड़ा हुआ था। अनामिका के पिता ने उसे स्टेज पर बुलाया तो अनामिका फटाक से स्टेज पर चली गई और अपने पिता के बगल में खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की एंगेजमेंट मैं आज तय करने जा रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर अगस्त्य राव के साथ। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, लेकिन शुभी और समायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। शुभी को पहले से ही अंदाजा था इस बात का, लेकिन फिर भी उसे अपने कानों से ये बात सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसके पैर लड़खड़ा गए और उसे लगा वो जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे इतनी भयानक खबर सुनने को मिलेगी, वो भी अपने ही जन्मदिन पर। आज न सिर्फ उसका दिल टूटा, बल्कि उसे ये सब कुछ भी सुनना पड़ रहा था, तो उसके दर्द का कोई अंदाजा ही नहीं था। अगस्त स्टेज पर आया और अनामिका के बगल में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर सिर्फ कोल्डनेस थी, कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने एक नजर शुभी की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। पर अगले ही पल उसने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। शुभी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अगस्त ऐसा करेगा। अनामिका बहुत खुश थी, उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद सब लोग अगस्त और अनामिका को कंग्रेचुलेट करने लगे। पीयूष भी उनके पास आया और अगस्त को हक करते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस ब्रो। अगस्त ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस वैसे ही खड़ा रहा। पीयूष ने अनामिका से कहा, कंग्रेचुलेशंस अनामिका। अनामिका ने खुश और एक्साइटेड होकर जवाब दिया, थैंक यू पीयूष, आई एम सो हैप्पी। मैं बता भी नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। वैसे तो जन्मदिन तुम्हारी बहन का है, लेकिन डैड ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। दूर खड़ी शुभी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अगस्त की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देख समायरा थोड़ा कंफ्यूज हो गई और बोली, शुभी कहाँ जा रही हो? शुभी ने जाने से पहले समायरा से कहा, उसे मुबारकबाद देने। उसके बाद शुभी अगस्त्य और अनामिका के पास चली गई। जैसे ही वो अगस्त्य के सामने आई, अगस्त्य उसे देखते ही रह गया। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, कुछ और भी जो शायद किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ ऐसा जो वो सच छुपा रहा था, सबसे, खुद से, शुभी से। शुभी ने हल्का सा मुस्कुराकर एक नकली मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगस्त से बोली, कंग्रेचुलेशंस अगस्त्य। अगस्त्य अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमा हुआ था। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और शुभी के साथ हैंडशेक करके कोल्ड आवाज में बोला, थैंक्स। अगस्त्य का टच, उसकी आवाज, उसका बोलना, उसका उसे देखना शुभी की जान निकाल रहा था। उसके सीने में हजारों छुरियां चल रही थी, उसका दिल जख्मी हो चुका था। उसके बाद शुभी ने अनामिका को कंग्रेचुलेट किया, कंग्रेचुलेशंस अनामिका, यू आर लकी टू हैव हिम। अनामिका ने चेहरे पर एक घमंड से भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, थैंक यू शुभी, एंड यस आई एम लकी। अगस्त जैसा इंसान सबकी किस्मत में थोड़ी ना होता है, वो तो किसी खास को ही मिलता है। शुभी ने एक कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, सच में लगता है कि वो खास तुम ही हो। अब मिल गया है तो इसे संभाल कर रखना। अगस्त कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा शुभी को देखता रहा और शुभी उसे। कुछ सेकंड दोनों के बीच जो आई कांटेक्ट रहा, उसमें न जाने कितने इमोशंस एक दूसरे के सीने में उतर गए। शुभी ज्यादा देर वहां खड़ी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसीलिए उन्हें मुबारक देने के बाद वो तुरंत अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर अपना दिल खोलकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात समायरा भी उसी के साथ रुक गई थी, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पूरी रात शुभी रोती रही और समायरा उसे संभालती रही। उस रात शुभी को लगा था जैसे ये काली रात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उस रात से कई ज्यादा दर्द उसे आज हो रहा था। वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आई और अपनी किस्मत पर रोने लगी। शुभी बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो दर्द में थी, लेकिन उसके शरीर से ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसकी आत्मा पर चोट लगी थी, उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। उसका लहंगा, उसकी चूड़ियां, उसके गहने सब जमीन पर बिखरे पड़े थे। कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इससे भी ज्यादा खराब थी शुभी की हालत। कमरे में घोर सन्नाटा था। कुछ देर पहले ये कमरा शुभी की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कैसे कुछ ही दिनों में शुभी की पूरी दुनिया उलट पलट हो गई। खुद वो भी नहीं समझ पाई। कल तक सब कुछ ठीक था उसकी जिंदगी में, और आज वो कहाँ गई थी, किस हाल में पहुंच गई थी, और वो भी किसके हाथों, अपने ही प्यार के हाथों। जैसे तैसे शुभी ने अपनी पलकों को झपकाया, जो लगातार ऊपर देख रही थी। अतीत का दर्द उसे झंझोर रहा था। जैसे तैसे हिम्मत करके शुभी होश में आई और बिस्तर में खड़ी होने की कोशिश की। खड़े होते समय वो बार बार गिर रही थी, क्योंकि उसके शरीर में खुद को संभालने की अब ताकत नहीं बची थी। किसी तरह से वो खड़ी हुई और अपने आप को संभालते हुए बाथरूम में गई। वहां उसने शावर ऑन किया। ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरा तो उसके दर्द, उसके जख्मों को थोड़ी राहत मिली। जमीन पर बैठकर शुभी अपनी फूटी किस्मत पर जोर जोर से रोने लगी। वो नहीं समझ पा रही थी कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हो गया। क्या अगस्त जो कह रहा था वो सही था? रोते रोते शुभी चीख पड़ी, हाय कहाँ चले गए हो तुम? अगर तुम बेकसूर हो तो अगर अपनी बेगुनाही को साबित क्यों नहीं करते? क्यों छोड़ गए अपनी बहन को इन दरिंदों के बीच? शुभी का दिल ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसका भाई पीयूष ऐसी घटिया हरकत कर सकता था। वो बहुत अच्छा भाई था, कभी अपनी बहन को ऐसी प्रॉब्लम में नहीं डालेगा, और अगस्त की बहन के साथ इतनी घटिया हरकत तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। शुभी अपने घुटनों को अपनी बाहों में हक करके रोते हुए बड़बड़ा रही थी, कहाँ हो भाई आप, कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया, अपनी बेगुनाही को साबित करो भाई, और मुझे बचा लो इन लोगों से, प्लीज मुझे बचा लो। शुभी फूट फूट कर रोने लगी। उधर अगस्त ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने अपनी शेरवानी निकाल फेंकी और बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी दहक रही थी। उसके चेहरे पर कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो इमोशन था वो था गुस्सा, जो अब तक शांत नहीं हुआ था। अब तो उसे देखकर लग रहा था कि उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। गुस्से के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सा दर्द भी था, वो दर्द जो अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो खड़ा हुआ और कमरे के सारे सामान को तोड़ फोड़ दिया। अपने गुस्से को, अपने दर्द को शांत करने की कोशिश की। उसने दीवार पर जोर जोर से पंच मारे, जब तक उसके हाथ से खून नहीं टपकने लगा। ऐसा लग रहा था कि दीवार गिर जाएगी, पर उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसने सामने रखी शराब की बोतल उठाई और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। उसने पूरी बोतल खाली कर दी ताकि उसका गुस्सा कुछ शांत हो सके। पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसने बोतल को दीवार से दे मारा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने कहा,
पीयूष खन्ना, यू बास्टर्ड! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे भी अपने जैसा बना दिया। आई स्वेयर, अगर तू मुझे मिल गया ना, तेरे इतने टुकड़े करूंगा, इस शहर के हर एक जानवर को एक एक टुकड़ा नसीब होगा। तुझे मारकर तेरी लाश को अगर मैंने कुत्तों को नहीं खिलाया ना, तो मेरा नाम अगस्त्य राव नहीं। उसके बाद अगस्त्य गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाया। फिर वो नशे में धुत होकर वहीं बिस्तर पर गिर गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। मैं जानता हूँ कि मैंने जानवर बनने की हर हद को पार कर दिया है, लेकिन सारा कसूर तुम्हारे भाई का है। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। दरिंदगी पहले उसने दिखाई थी, मैं तो बस उसे खत्म कर रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा उस साले को मैं। जब तक अपने हाथों से उसका गला नहीं काटूंगा, तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। ये बड़बड़ाता हुआ अगस्त्य नशे में चूर हो गया। उधर बाथरूम में शुभी, यहाँ अगस्त्य, दोनों ही बुरी हालत में थे। दोनों के दिल में दर्द था, लेकिन अलग अलग तरह का दर्द। दोनों ने धोखा खाया था, एक ने अपने भाई जैसे दोस्त से और दूसरे ने अपने प्यार से। बेकसूर होकर भी वो सजा भुगत रहे थे, और अगस्त्य को तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उसका गुस्सा कितने बड़े गुनाह कर चुका था और कितने बड़े गुनाह करने वाला था, वो भी एक बेकसूर के साथ। अगली सुबह दरवाजे की खटखट से शुभी की आंख खुली। उसके सिर में तेज दर्द था। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बिस्तर से उठी। उसने देखा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अचानक शुभी को डर लगने लगा। उसने सोचा, कौन हो सकता है? कहीं अगस्त्य तो नहीं? रात में अगस्त ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, उसके बाद शुभी के दिल में अगस्त के लिए खौफ बैठ गया था। पता नहीं वो उठकर क्यों चला गया, पर कुछ हद तक उसे राहत थी, पर वो उसे बहुत ज्यादा डरने लगी थी। दरवाजे की खटखट की आवाज लगातार आ रही थी। शुभी का गला सूखने लगा था और उसका दिल जोर से धक धक करने लगा था। जैसे तैसे शुभी दरवाजा गई और दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने जो खड़ा था उसे देख शुभी हैरान रह गई। अगर अगस्त दरवाजे पर नहीं था तो वो आखिर कौन था? क्या बदलने जा रही थी शुभी की जिंदगी फिर एक बार? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति एफएम पर। दरवाजे के बाहर खड़े इंसान को देख शुभी हैरान थी। ये अगस्त के घर का एक पुराना नौकर था। शुभी ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, काका आप यहाँ? मदन काका ने शुभी को जवाब दिया, बेटा तुमने दरवाजा नहीं खोला था तो मैं थोड़ा घबरा गया था, माफ करना। इतनी जोर से दरवाजा पीटने के लिए मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। मदन काका के हाथ में खाने की प्लेट थी। शुभी और समायरा मदन काका के साथ खेलकर ही बड़ी हुई थी, इसीलिए उनके साथ उनका खास लगाव था। शुभी ने मदन काका से थोड़ी दुखी सी आवाज में कहा, मुझे खाना नहीं खाना काका, आप इसे ले जाइए। ये कहकर शुभी पलटने लगी। तभी अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, क्यों नहीं करना है तुम्हें नाश्ता? ये आवाज सुनकर शुभी का दिल दहल गया और उसके बदन में कपकपी छूट गई। शुभी ने पलटकर देखा तो उसके पीछे थोड़ी ही दूर पर अगस्त्य खड़ा था, जिसके चेहरे पर काफी डार्क एक्सप्रेशंस थे। उसे देखकर शुभी का गला सूख गया और उसने अपना सलाइवा घटक लिया। मदन काका खाने की थाली लेकर वहीं खड़े थे। शुभी थोड़ा घबरा गई। जब उसने चेहरे पर डेविल जैसे एक्सप्रेशंस लिए अगस्त्य को अपनी तरफ आते देखा तो उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। उसने अपने कपड़ों को अपनी मुट्ठी से कस लिया। अगस्त्य से अब शुभी को बहुत डर लगने लगा था, और लगे भी क्यों ना, उसने इस डेविल का खतरनाक रूप जो देखा था खुद पर झेला था, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंची कि उसने एक बहुत गलत इंसान से दिल लगा लिया था। जिस अगस्त से उसने प्यार किया था वो ये नहीं था। वो तो बहुत अच्छा था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन ये तो कंप्लीटली एक डेविल था जिसमें अच्छाई का नामो निशान तक नहीं था। मदन काका के पास पहुंचकर अगस्त ने खाने की प्लेट को देखा और फिर अपनी जलती हुई निगाहें शुभी पर डाली। अगस्त की आंखों में गुस्सा देखकर शुभी ऊपर से नीचे तक थरथरा गई। तभी अगस्त ने मदन काका से खाने की थाली अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप जाइए, इसे खाना मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। अगस्त की बात सुनकर शुभी की धड़कनें तेजी से भागने लगी। जिस तरह से उसने कहा था उससे ये तो कंफर्म था कि वो प्यार से तो उसे खाना खिलाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। मदन काका वहां से चले गए और अगस्त अपनी डार्क आंखों के साथ शुभी को घूरता कमरे के अंदर आया और लात मारकर दरवाजे को बंद कर दिया। शुभी बहुत घबरा गई। उसके माथे पर भी पसीना आने लगा और वो अपने कदम पीछे करने लगी, जबकि अगस्त अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। शुभी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगस्त ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। शुभी का मन कर रहा था कि वो अभी इस डेविल को धक्का दे और यहाँ से भाग जाए, उसके हाथ में ही ना आए, लेकिन वो जानती थी कि ये मुमकिन नहीं था। वो जब तक इस दुनिया में थी इस डेविल से नहीं बच सकती थी, बिल्कुल भी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं था। पीछे हटते हटते शुभी एकदम से बिस्तर से टकराई और बिस्तर पर गिर गई। बिस्तर के पास पहुंचकर अगस्त ने शुभी की एक तरफ अपना पैर रखा और हल्का सा झुक गया और शुभी की आंखों में आंखें डालकर बोला, तो तुम खाना नहीं खाओगी है ना? क्या चाहती हो तुम, कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? बोलो, अब भी तुम्हें भूख नहीं है? शुभी ने तुरंत खाने की प्लेट अपने हाथ में पकड़ ली और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, हाँ मुझे भूख है, लेकिन मैं अपने हाथों से खा लूंगी, मैं खुद खा लूंगी। शुभी ने कहकर प्लेट से खाना लेकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। इसे देखकर अगस्त के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, वेरी गुड, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे सामने तुम्हारी कोई जिद बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। अगर तुमने मेरी बात ना मानी, मेरे खिलाफ जाने की या यहाँ से भागने की कोशिश की, तो वो तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि मेरे अंदर रहम नाम की चीज नहीं है, अपने दुश्मनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। शुभी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने अगस्त की आंख में देखकर कहा, पर मैं कभी तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। अगस्त ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। दर्द के मारे शुभी की चीख निकल गई। अगस्त ने बहुत डार्क आवाज में कहा, नहीं थी, लेकिन अब हो गई हो। और सच बताऊं, तुमसे और तुम्हारे भाई से बड़ा दुश्मन मेरे लिए इस वक्त दुनिया में कोई और नहीं है। पीयूष को मारने के बाद ही ये दुश्मनी खत्म होगी। जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिल जाता, तब तक उसके हिस्से की सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। शुभी ने आंखें कसकर बंद करके रोना शुरू कर दिया, पर अगस्त को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। घर के सारे नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है। आज के बाद इस पूरे बंगले का
हर एक काम तुम अपने हाथों से करोगी। अगर किसी की मदद लेने की सोची भी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मदद करने वाला भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये कहकर अगस्त ने फटाक से उसके बालों को छोड़ दिया और वहां से चला गया, जैसे वो एक और सेकंड शुभी को नहीं देख सकता था, जैसे उसे इस बात का डर हो कि उसके आंसू देखकर कहीं वो पिघल ना जाए। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने वादा किया था समायरा से कि उसके साथ ये सब करने वालों पर वो कभी तरस नहीं खाएगा, भले ही वो पीयूष हो या उसकी शुभी। शुभी के आंसू खाने की थाली में टपकने लगे। उसकी मुश्किलें आसान तो अब बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इतना तो उसे समझ आ ही गया था कि अब हर दिन उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। उसे किसी भी हाल में इन हालातों में जीना था। इस वक्त शुभी को सबसे ज्यादा याद पीयूष की आ रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, भाई आप कहाँ हो? अब आप ही मुझे इस नर्क से बाहर निकाल सकते हो। जहाँ भी हो प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। पता नहीं अगस्त को क्या हो गया है, वो इतना पागल कैसे हो गया है। ये वो अगस्त नहीं है, ये तो एक शैतान है, शैतान। इससे पहले कि मैं अपनी जान ले बैठूं, प्लीज भाई मुझे बचा लो, मुझे इस डेविल से बचा लो। ये कहकर शुभी जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगी। अगस्त्य गाड़ी में बैठा और घर से निकल गया। थोड़ी ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच गया। अगस्त ने जैसे ही कैबिन में एंट्री की, उसे वहां अनामिका दिखाई दी। उसने थोड़ी हैरत भरी आवाज में पूछा, अनामिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनामिका अगस्त के पास आई और बोली, अगस्त्य मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। डैड ने तुम्हें खास बात बताने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। अगस्त ने थोड़ी कंफ्यूजन लुक देते हुए कहा, हाँ वो मेरा फोन गिर गया था तो टूट गया। बोलो क्या बात करनी है? अगस्त अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगा। तभी अनामिका की आवाज सुनकर उसके कदम वहीं ठहर गए। अनामिका कह रही थी, पीयूष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनकर अगस्त की आंखें गुस्से में बहुत डार्क हो गई। अनामिका ने देखा कि उसके हाथ की मुठ्ठियां भी कस गई थी और उसका जबड़ा भी कस गया था। वो अगस्त के पास आई और बोली, डैड ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो। मैं यहाँ इसलिए तुम्हारा वेट ही कर रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं। अगस्त्य तुरंत ऑफिस से बाहर चल दिया बिना किसी सवाल जवाब के। अनामिका भी फटाफट उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर निकलकर दोनों अगस्त की गाड़ी में बैठे। अगस्त ने गाड़ी चलाई और अनामिका उसके बगल में बैठ गई। गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर अगस्त की मजबूत पकड़ बता रही थी कि उसका गुस्सा उसके अंदर ज्वालामुखी के लावे की तरह उबल रहा था। अनामिका इस बात से अनजान नहीं थी। उसने अगस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। अगस्त ने आगे रास्ते पर देखते हुए अपने जबड़े को पीसते हुए कहा, क्या पता चला है उसके बारे में? कहाँ है वो? कौन सी जगह छुपकर बैठा है साला? बताओ, उसे वहीं जाकर खत्म करूंगा। अनामिका ने देखा कि अगस्त के गुस्से के साथ साथ गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही थी। अब उसे अपनी लाइफ की भी चिंता होने लगी थी। उसने कहा, अगस्त्य आई डोंट नो, लेकिन जस्ट काम डाउन, हम ढूंढ लेंगे उसे। उसके बाद तुम उसके साथ जो चाहे कर सकते हो। अगस्त्य ने गाड़ी तेज उड़ाते हुए कहा, वो तो करूंगा ही, और ऐसा करूंगा कि देखने और सुनने वाले की आत्मा कांप जाएगी। गद्दारी करने वालों के लिए उसकी मौत एक सबक बनेगी और फिर कभी कोई गद्दारी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जल्दी ही अगस्त की गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। वो बंगला अनामिका के डैड यानी भूपेंद्र कश्यप का था। दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आए और अनामिका अगस्त को सीधा अपने डैड के पास ले गई। भूपेंद्र एक बड़ी सी चेयर पर फायरप्लेस के सामने बैठा था। उसके हाथों में वाइन का ग्लास था और वो काफी रिलैक्स होकर बैठा था। उसके सामने आग जल रही थी। कुछ गार्ड्स उसके सामने हाथ बांधकर खड़े थे। अगस्त्य अनामिका के साथ वहां आया और भूपेंद्र ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगस्त्य तुम आ गए? आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगस्त्य अनामिका के साथ वहीं खड़ा था। भूपेंद्र चेयर से उठकर उसके पास गया और बोला, सुना है शादी कर ली तुमने? कंग्रेचुलेशंस। अगस्त की शादी का जिक्र सुनकर अनामिका की मुठ्ठियां कस गई। वो अगस्त की शादी से जरा भी खुश नहीं थी। वो जानती थी कि अगस्त ने ये शादी अपनी बहन का बदला लेने के लिए की थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अपसेट थी और काफी गुस्से में भी थी। अगस्त ने भूपेंद्र से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, पीयूष के बारे में क्या पता चला है? बताओ मुझे, कहाँ है वो? अगस्त की आंखें गुस्से से अभी तक उबल रही थी। भूपेंद्र ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, बता दूंगा बता दूंगा, पहले जरा साथ में बैठकर एक ड्रिंक तो ले लो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या पीयूष वाकई में मिल जाएगा अगस्त को, या ये भूपेंद्र की कोई चाल है? क्या होगा शुभी का अंजाम जब आएगा असली गुनहगार सामने? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगस्त जल्द से जल्द पीयूष के बारे में जानना चाहता था, लेकिन भूपेंद्र तो जैसे इत्मीनान से बातचीत करने के मूड में था। अगस्त को मन मारकर बैठना पड़ा। भूपेंद्र ने अगस्त के लिए ड्रिंक्स बनाना शुरू किया तो अगस्त बड़ी ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। भूपेंद्र अगस्त के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसके ठीक सामने लगी चेयर पर अगस्त जाकर बैठ गया। अगस्त जानता था कि दोनों के बीच बहुत सीरियस बहस होने वाली थी, पर वो इस बैटल के लिए तैयार था। भूपेंद्र और अगस्त्य एक दूसरे को बड़ी ही सीरियस चेहरे के साथ देख रहे थे। एकदम से अनामिका को माहौल में गर्मी महसूस हो रही थी। वो अगस्त के पास जाकर खड़ी हो गई, जैसे सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही हो। तभी अगस्त ने चुप्पी तोड़ी। मुझे पता है आप मुझसे बात करना चाहते हैं और आपको मेरे जवाब भी पहले से ही पता है। मैंने जो किया उसकी वजह भी आपको पता है। भूपेंद्र ने बहुत सीरियस आवाज में जवाब दिया, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम तो शुभी को वैसे भी बर्बाद कर सकते थे। बिना शादी के उसे अपनी मिस्ट्रेस भी बनाकर रख सकते थे। ये सुनकर अगस्त के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने कहा, मुझे आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मेरा बदला लेने के लिए जरूरी था। भूपेंद्र ने हल्का सा हंसते हुए कहा, कम ऑन अगस्त्य राव, बेवकूफ किसी और को बनाना मुझे नहीं, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर होता तो मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक जाना माना नाम नहीं होता। अगस्त ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैंने क्या, क्यों और किस लिए किया ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र ने काफी कड़क आवाज में कहा, जरूरत है अगस्त्य राव, जरूरत है। तुम्हारी वाइफ होने का टाइटल सिर्फ अनामिका का था, उस दो कौड़ी की लड़की का नहीं। किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया? शायद तुम भूल गए हो कि तुम किस हालत में थे जब मैंने तुम्हें सहारा दिया, जब मैंने तुम्हें खड़ा किया, और आज तुम जहां भी हो मेरी वजह से हो। इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए? ग्लास पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए अगस्त्य ने जवाब दिया, मैं तो कुछ नहीं भूला, पर लगता है आप भूल गए।
जब मैं आपको मिला था तब आप खुद किस हालत में थे? तो टेक्निकली हम दोनों ने ही एक दूसरे को सहारा देकर उठाया है, तो ये फालतू का एहसान जताना बंद करो। भूपेंद्र ने गुस्से में कहा। अगस्त्या, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। अगस्त की आंखों में भी गुस्सा दिखाई देने लगा। तभी अनामिका बीच में आ गई। डैड रिलैक्स, आई ट्रस्ट अगस्त्या, उसने जो भी किया है उसके पीछे कोई वजह होगी, मैं जानती हूँ। अगस्त्य अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेगा, है ना अगस्त्य? अगस्त्य ने कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद भूपेंद्र से कहा, डोंट वरी, मुझे अपना वादा याद है और उसे पूरा भी करूंगा। ये सुनकर अनामिका को राहत की सांस आई और वो आगे आकर अगस्त्य की कुर्सी के कोने पर बैठ गई। उसने अगस्त्य के कंधों को अपने हाथों से प्यार से सहलाना शुरू किया। भूपेंद्र ने अगस्त्य से कहा, अपना वादा याद रखना, अनामिका से तुम्हारी शादी होगी। अपने बदले को जल्दी पूरा करो और फिर अपना वादा पूरा करो। अनामिका ने भूपेंद्र से कहा, पीयूष के बारे में क्या पता चला है वो बताइए। आप जानते हैं कि मैं कितने डेस्परेट होकर उस कमीने को ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। भूपेंद्र ने काफी सीरियसनेस के साथ हल्का सा अपना सिर हिलाया और अपने एक गार्ड को कुछ इशारा किया। गार्ड ने एक लैपटॉप को सामने रखी टेबल पर लाकर रख दिया और उसे खोलकर चला दिया। अगस्त ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा। तभी भूपेंद्र ने लैपटॉप में एक वीडियो ऑन किया और उसे अगस्त को दिखाते हुए कहा, ये देखो, हमें अपने नेटवर्क के जरिए इसका पता चला है। इस कैमरे में पीयूष कैप्चर हुआ है, वो गोवा में है। पीयूष गोवा में स्पॉट हुआ है। अगस्त की आंखें स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर चल रहे एक फिगर को देखते ही उसने उसे पहचान लिया और उसके एक्सप्रेशंस बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। स्क्रीन पर पीयूष था जो एक होटल में रुका हुआ था, गोवा में, एक नॉर्मल से होटल में। होटल में आते वक्त उसके हाथ में एक बैग था। अगस्त चौंकते हुए खुद से बोला, ये बैग वही है जिसमें अगस्त के 500 करोड़ के डायमंड्स थे। इसका मतलब ये कमीना पूरा कांड करने के बाद गोवा में जाकर छुप गया है। पीयूष को देखकर अगस्त का खून खौलने लगा और उसकी मुट्ठियां जोर से कस गई। भूपेंद्र और अनामिका ने देखा कि अगस्त खोई हुई नजरों से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था, जैसे वो अभी उसमें हाथ डालेगा और पीयूष को बाहर निकालकर उसकी हड्डियां तोड़ देगा। अगस्त ने अपने दांत पीसते हुए कहा, कौन से होटल में रुका है? भूपेंद्र ने जवाब दिया, होटल पैराडाइज। ये वीडियो आज सुबह का ही है, बिल्कुल ताज़ा। अगर इस वक्त हम उस होटल में पहुंच गए तो शायद उसे पकड़ सकते। अगस्त ने तुरंत उठकर कहा, आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अगस्त जल्दी ही वहां से गुस्से में निकल गया। उसके जाते ही अनामिका ने थोड़ी टेंशन में अपने डैड की तरफ देखा और कहा, डैड, अगर पीयूष इसके हाथ लग गया तो खून खराबा हो जाएगा। अगस्त का गुस्सा देखा ना आपने, वो शैतान बन चुका है। भूपेंद्र ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आखिर पीयूष ने इसका नुकसान ही इतना बड़ा किया है, खून खराबा तो होना ही है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? लेट्स सिट एंड एंजॉय द गेम। बंगले से बाहर निकलते ही अगस्त ने गाड़ी में बैठकर एक कॉल लगाया और कहा, टीम को लेकर एयरपोर्ट पहुंचो, हम गोवा निकल रहे हैं अभी। फोन करने के बाद अगस्त ने अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, पीयूष खन्ना, योर डेथ इज ऑन द वे, मैं आ रहा हूँ। अगस्त अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। घर में शुभी नहाकर तैयार होकर नीचे आई। उसकी बॉडी में दर्द था, इसीलिए वो बड़े धीरे से चल रही थी। उसे नीचे पूरा हॉल खाली दिखाई दिया। उसने सोचा, घर इतना खाली क्यों है, कोई नौकर? तभी शुभी को याद आया कि अगस्त ने क्या कहा था। उसने कहा था, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, घर के सारे नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है। आज के बाद इस पूरे बंगले का हर एक काम तुम अपने हाथों से करोगी। ये शब्द जब शुभी के दिमाग में गूंजे तो जैसे उसके बदन का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी मदन काका अंदर आए। उनके हाथ में सब्जी की थैलियां थी जो शायद वो अभी अभी गार्डन से तोड़ कर लाए थे। समायरा को मार्केट के केमिकल से भरा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसने बंगले के बैकयार्ड में ही कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगवा रखी थी। उनका बंगला काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। उसके बाद भी बहुत सारा स्पेस बचता था, खासकर गार्डन के एरिया में, जहाँ समायरा और शुभी बचपन से ही खेलती थी और वहाँ फूलों के पौधे भी लगाती थी। मदन काका जब अंदर आए तो शुभी को देखकर उसके पास आ गए। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मदन काका घर के परमानेंट नौकर थे। नौकर नहीं, उन्हें तो घर का सदस्य ही समझा जाता था और वो हमेशा यहीं रहते थे। मदन काका ने शुभी से कहा, शुभी बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? शुभी ने अपने दर्द को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक हूँ काका, बस थोड़ा पेन है बॉडी में, क्या आप मुझे पेन किलर लाकर दे सकते हैं? मदन काका ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं एक बार ये सब्जियां किचन में रख देता हूँ, फिर तुम्हें दवाई लाकर देता हूँ। ये कहकर मदन काका किचन की तरफ चले गए। सीढ़ियों से नीचे उतरकर शुभी हॉल में आई। वो काफी खोई हुई थी, अपने हाथों से अपने बाजुओं को हल्का हल्का दबा रही थी। उसके हाथ पर जो चूड़ी धंसने की वजह से कट्टे का निशान बन गया था, वहाँ पर खून सूख चुका था, पर उसे दर्द अब भी काफी हो रहा था। जैसे तैसे वो इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। बचपन से ही वो और समायरा इतने प्रिंसेस स्टाइल में पली बड़ी थी कि उन्होंने दर्द कभी महसूस ही नहीं किया था, इसीलिए ये मामूली सा दर्द भी शुभी के लिए काफी ज्यादा लग रहा था। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज सुनकर शुभी ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुलते ही एक नर्स सफेद कपड़ों में बाहर आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह थे। वो सीधा किचन की तरफ चली गई। शुभी ने जब उस कमरे को देखा तो उसके हाथ अचानक कांपने लगे। शायद वो समझ गई थी कि वहाँ कौन था, लेकिन उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर वो कैसे हिम्मत करेगी, वो कैसे उसका सामना करेगी? शुभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे मदन काका की आवाज़ सुनाई थी जो उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, शुभी बिटिया। अपना नाम सुनकर शुभी ने पलट कर देखा तो पीछे मदन काका अपने हाथ में कुछ दवाइयाँ और पानी का ग्लास एक ट्रे में लेकर खड़े थे। उन्होंने कहा, ये लो बिटिया, दवाई ले लो, कुछ और भी चाहिए हो तो बता देना। शुभी ने हाथ बढ़ाकर ट्रे से दवाई और पानी का ग्लास उठाया। उसके बाद एक ही बार में 2-3 टैबलेट्स को निकल लिया और एक घूंट पानी पी लिया। पानी के ग्लास को वापस ट्रे में रखते हुए शुभी ने थोड़ी उदासी भरी आवाज में कहा, थैंक यू काका। उसके बाद शुभी फिर से उस कमरे की तरफ काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ देखने लगी। शुभी को उस कमरे की तरफ देखता हुआ देखकर मदन काका के चेहरे पर भी उदासी छा गई। उन्होंने पूछा, तुम जाकर मिलोगी नहीं उससे? ये सुनते ही शुभी की आंखें नम हो गई। उसने हल्की सी कांपती हुई आवाज में उस कमरे की तरफ देखते हुए कहा, कैसे? हिम्मत ही नहीं हो रही है काका, मैं कैसे देखूंगी उसे, कैसे सामना करूंगी उसका? आखिर उसके साथ जो हुआ है, उसका गुनहगार। कहते कहते शुभी का गला भर गया। चाहकर भी वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। क्या शुभी जाएगी समायरा से मिलने? क्या इस बीच अगस्त ढूंढ निकालेगा पीयूष को? क्या भूपेंद्र में चली है अगस्त को फंसाने के लिए कोई चाल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
मदन काका शुभी का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते थे। बीते दिनों में सिर्फ समायरा की ही नहीं, शुभी की भी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। दोनों की जिंदगी में ऐसे तूफान आ गए थे कि दोनों बेचारी बच्चियां अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। मदन काका ने शुभी से कहा, तुम हमेशा से ही उसकी हिम्मत रही हो और वो तुम्हारी। इस वक्त तुम दोनों को सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। जाओ उससे मिलो। वो तुमसे बात तो नहीं करेगी पर तुम्हारी आवाज जरूर सुन सकेगी। शायद उसे हौसला आए वापस लौट आने का। शायद तुम्हारी आवाज सुनकर उसका दर्द कुछ कम हो जाए। जाओ बिटिया। ये कहकर आंखों में हल्के आंसू लिए मदन काका वहां से चले गए। शुभी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। हिम्मत करके उसने अपने कदम उस कमरे की तरफ आगे बढ़ाए। हर बढ़ते कदम के साथ शुभी का दिल न सिर्फ जोर से धड़क रहा था बल्कि गहरे दर्द में भी डूबता जा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंदर वो किस हालत में होगी। उसने अपने आप से कहा, मुझे एक बार तो समायरा से मिलना ही होगा। मेरी दोस्त, मेरी बहन किस हाल में है, मुझे उसके पास जाना होगा। दरवाजे के पास पहुंचकर शुभी ने दरवाजा खोला और कमरे में एंट्री की तो एकदम से उसका पूरा शरीर कड़क हो गया। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। उसकी धड़कनें मानो ठप होकर रुक गई और वो सांसें लेना भूल गई। शुभी अगले 5 मिनट तक ऐसी ही हालत में खड़ी सामने बिस्तर पर एक लाश की तरह लेटी हुई समायरा को देखती रही। उसके चारों तरफ मशीनें थी, हाथों में कई सुइयां और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इस बीच उसके चेहरे और शरीर के लाल नीले जख्म अभी भी काफी हद तक ताज़ा थे जो उस पर हुई दरिंदगी को बयां कर रहे थे। शुभी के सीने में जोर से दर्द उठा, इतना जोर से कि वो चीख पड़ी और अपने घुटनों पर गिर गई। आंसू उसके गालों को गीला करते हुए नीचे फर्श पर टपक रहे थे। शुभी चीख कर रो पड़ी थी, समायरा, समायरा, नहीं, ये क्या हुआ है तुझे, हे भगवान। शुभी को लग रहा था कि वो बहुत दर्द में थी पर समायरा को देखकर उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। समायरा की हालत देखकर शुभी को ये अंदाजा लगाना में भी मौत आ रही थी कि वो कितने दर्द से गुजरी होगी। उस पर क्या बीती होगी उस वक्त। जैसे तैसे अपने आप को संभालती हुई शुभी जमीन से खड़ी हुई और बिस्तर की तरफ बढ़ी। वो समायरा के बगल में जाकर बैठ गई और उसकी हालत को गौर से देखने लगी। समायरा को ऐसी हालत में देखकर शुभी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से मर रही थी। उसके सीने में कोई हजारों खंजर लगातार चला रहा था और उसका दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने कांपते हुए कहा, क्या क्या ये वाकई में भाई भाई ने किया? पीयूष, जिस भाई को वो जानती थी, जो उस पर जान छिड़कता था, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। क्या समायरा की हालत इस पीयूष की वजह से हुई? नहीं, चाहे कुछ भी हो, पर शुभी ये मानने को तैयार नहीं थी कि समायरा की इस हालत के पीछे पीयूष जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। समायरा बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और कमरे में सिर्फ मशीन की आवाज गूंज रही थी। सामने मशीन में समायरा की चल रही धड़कनें दिखाई दे रही थी जो उसे सिर्फ जिंदा रखी हुई थी क्योंकि मर तो वो काफी पहले चुकी थी। शुभी का हाथ कांपने लगा जब उसने उसे उठाकर समायरा के हाथ पर रखा। उसका आंसू समायरा के हाथ पर टपक गया और उसके कांपते हुए होंठों से उसका नाम निकला, समायरा। उसका गला पूरी तरह से भर चुका और अब वो इस दर्द को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अगले ही पल शुभी फूट फूट कर रोने लगी और समायरा के हाथ को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, समायरा, ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी क्यों पड़ी हो? प्लीज होश में आओ, मुझसे बात करो समायरा, प्लीज मुझसे बात करो। दो बेस्ट फ्रेंड्स जो जिंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते और खुश रहते थे, उन्हें अपने भाइयों पर प्राउड था। उनकी सुरक्षा में उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। आज वो दोनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और इसके जिम्मेदार भी दोनों भाई थे। यहाँ शुभी का दिल दर्द से फटा जा रहा था तो उधर अगस्त्य का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। अगस्त्य गुस्से में होटल पैराडाइज से बाहर निकला। उसने गाड़ी के पास आकर उसके टायर को जोर से लात मारी। उसके गार्ड्स भी उसके साथ भागकर आए और अगल बगल खड़े हो गए। अगस्त्य का पूरा शरीर गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कहा, वो यहाँ नहीं है। फिर उसे पता कैसे लगा कि हम लोग यहाँ हैं? शायद उसकी भी हमारी हर हरकत पर नजर है, इसीलिए तो हमारे यहाँ आने से पहले ही वो गायब हो गया। अगस्त्य के एक गार्ड ने थोड़ी हिम्मत करते हुए आगे जाकर उससे पूछा, सर अब हम क्या करें? अगस्त्य ने अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लिया और उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा डार्क हो गए। उसने कहा, ढूंढो उसे, ढूंढते रहो, जब तक ना मिले तब तक ढूंढते रहो। आज वो बच गया लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो मेरे हाथ आएगा ही। सारे गार्ड्स एकदम से अलर्ट हो गए और अपने मिशन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। अगस्त्य अपनी गाड़ी में बैठने से पहले गार्ड से बोला, तुम लोग अपना काम शुरू करो, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अगस्त्य ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। यूजुअली हमेशा गार्ड्स अगस्त्य के साथ ही रहते हैं पर आज अगस्त्य कहीं जाने लगा और फिलहाल उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। गाड़ी चलाते हुए अगस्त्य ने सीरियस आवाज में बड़बड़ाया, पीयूष बहुत चालाक है, उसे ढूंढने के लिए मुझे मदद चाहिए। मुझे उसकी मदद लेनी होगी पर वो मुझे कहाँ मिलेगा? कुछ भी हो पर उस तक मुझे पहुंचना ही होगा। ये बात कहते ही अगस्त्य ने अपनी मुट्ठियों को स्टीयरिंग व्हील पर जोर से कस लिया और गाड़ी की स्पीड को थोड़ा तेज कर दिया। अगस्त्य के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो किसी ऐसे इंसान की मदद लेने जा रहा था जिसकी मदद वो बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। अगस्त्य जिस इंसान के पास जा रहा था वो इस वक्त किसी की तबाही का मंजर देख रहा था। एक आदमी ने अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वो अपने सामने बैठे इंसान में यमराज की शक्ल देख रहा था जिससे उसकी आंखें खौफ के कारण फट गई थी। उसके बगल में उसकी पत्नी भी कुर्सी से बंधी हुई थी। वो भी डर और घबराहट के मारे बार बार अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसने कहा, छोड़ दो हमें, प्लीज हमें छोड़ दो। उन दोनों की आंखों में इतना डर था जितना एक वक्त पर मरते हुए इंसान की आंखों में होता है। उनके सामने एक डेविल था, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम कबीर डोंगरा, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केडी नाम से मशहूर था। 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा नौजवान जो जितना हैंडसम था उतना ही खतरनाक। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक लौता किंग था। कबीर डोंगरा के नाम से आम लोग तो क्या, पुलिस भी डरती थी। कोई भी उसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वो कबीर डोंगरा इस वक्त एक मिडिल क्लास आदमी के घर में अपनी आंखों के सामने उसे और उसकी पत्नी को कुर्सी से बांधकर उनके सामने सोफे पर बड़ी स्टाइल से बैठा हुआ था। उनके आसपास बहुत सारे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। कबीर डोंगरा के हाथ में एक बंदूक थी, आंखों में बहुत ही कोल्डनेस, दया जैसा भाव जैसे आसपास भी नहीं था। अयाना एक 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसे इस वक्त कबीर डोंगरा के दो आदमियों ने पकड़ रखा था, लगातार रो रो कर चिल्ला रही थी अपनी माता पिता की जिंदगी की भीख मांगते हुए। उसने कहा, नहीं प्लीज
छोड़ दो मेरे मम्मा पापा को, छोड़ दो उन्हें, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुर्सी पर बंधा वो आदमी कबीर डोंगरा से बोला, केडी, केडी हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, ऐसा मत करो, हम अपनी जान की भीख मांगते हैं तुमसे। उनकी बात सुनकर कबीर डोंगरा जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, भीख? मौत के सौदागर से जिंदगी की भीख मांग रहे हो? कबीर और जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने हंसना बंद किया। उसके एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। उसकी आंखों से जैसे शैतान झांक रहा था। वो उठकर धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाने लगा। कबीर के बढ़ते कदमों के साथ उस आदमी और उस औरत की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उस आदमी के चेहरे से पसीना छूट गया। कबीर डोंगरा ने उस आदमी के माथे पर गन रखते हुए कहा, तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा? तूने जो किया है उसके लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, मौत। उस आदमी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, हम पर रहम करो केडी, हम पर रहम करो, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। कबीर ने जवाब दिया, जाने ही तो दे रहा हूं तुम्हें, मार कर। अयाना ने जोर जोर से रोते हुए कहा, कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब? छोड़ो मेरे मामा पापा को, छोड़ दो उन्हें, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कबीर अपनी नजरें अयाना की तरफ की। उसकी नजर में कुछ ऐसा था कि डर के मारे अयाना का गला सूख गया। उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। उसका चेहरा पसीने पसीने हो गया था। फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ गुस्से भरी नजरों से कबीर को देख रही थी। वो लगातार झटपटा रही थी। कबीर धीरे धीरे चलकर अयाना की तरफ आया। अयाना अभी भी उन आदमियों के हाथों में थी। उसके पास पहुंचकर कबीर ने एक तिरछी सी मुस्कान के साथ अपनी बंदूक को उसके चेहरे पर घुमाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी में हिम्मत है, वरना कबीर डोंगरा के सामने कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। और ये मुझे मारने की धमकी दे रही है। इंटरेस्टिंग। कबीर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आई लाइक इट सो मच, आई लाइक योर डॉटर। इतना कहकर कबीर ने एकदम से अपनी रिवॉल्वर निकाली और अयाना की कनपट्टी पर रखकर ट्रिगर पर उंगली रखी। अयाना के माँ पापा एक साथ चीख उठे, नहीं। कौन था ये कबीर डोंगरा और क्या था अगस्त से इसका रिश्ता? क्या अगस्त को पीयूष तक पहुंचाने में कबीर करेगा उसकी मदद? क्या अयाना को जान से मार देगा कबीर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। अयाना की कपटी पर केडी की रिवॉल्वर थी जिसका ट्रिगर वो कभी भी दबा सकता था। अयाना के माँ बाप चीख रहे थे, लेकिन कबीर ने देखा अयाना अब भी चुप खड़ी हुई थी। तो फिर कबीर ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, ये लड़की बहुत बहादुर है, मैं सोच रहा हूँ इसे अपने पास ही रख लूँ, क्या ख्याल है? ये सुनते ही अयाना की आंखें बड़ी हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुर्सी पर बंधी औरत ने कबीर डोंगरा से कहा, देखो ऐसा मत करो, भले ही हमें मार डालो, लेकिन हमारी बेटी को जाने दो। वो आदमी भी बोला, केडी, केडी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा रहम खाओ हम पर। ये सुनकर कबीर ने अपनी आईब्रोज उठाकर उस आदमी की तरफ देखा और कहा, रहम? वो क्या होता है? केडी की डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। केडी अपने दुश्मनों को सिर्फ मौत देता है, माफी नहीं। या फिर ये कहो कि मौत ही केडी की माफी है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तुम्हारी बेटी में बहुत हिम्मत है, बिल्कुल जंगली बिल्ली जैसी, और मुझे जंगली बिल्लियां पालने का बहुत शौक है। ये बात सुनकर उस आदमी, उस औरत और अयाना तीनों एक साथ चीख उठे। उन्हें कबीर का मतलब अच्छे से समझ आ गया था। तभी अयाना ने चिल्लाकर कहा, कमीने, तुम क्या समझते हो अपने आप को? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने आप को छूने तक नहीं दूंगी, मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। अयाना की बात सुनकर कबीर ने अपनी भौएं उठाई और उसके बाल पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सारे बॉडीगार्ड्स पीछे हट गए। अयाना डर के बावजूद कबीर की आंखों में देख रही थी। ये देखकर कबीर के होठों पर शैतानी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने होठों को अयाना के होठों के पास ले आया। अयाना अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटाई, लेकिन कबीर की पकड़ उसके बालों पर इतनी मजबूत थी कि उसे दर्द हो रहा था। उसकी कोशिश देखकर कबीर हंसते हुए बोला, इतना आसान नहीं है कबीर डोंगरा की कैद से छूट पाना, और तू तो अब मेरी फेवरेट गुलाम बनने वाली है। अयाना उसे जोर जोर से बुरा भला कह रही थी, लेकिन वो कबीर के चंगुल से आजाद भी नहीं हो पा रही थी। तभी कबीर उन दोनों के पास गया जो कुर्सी से बंधे हुए थे और बोला, टाइम टू से गुड बाय टू योर डियर लाइफ एंड योर प्रीशियस डॉटर। वो फिर से कबीर से रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन कबीर ने अयाना का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया और बाहर खड़े अपने गार्ड से बोला, अंदर जो लोग हैं उनका क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो एक साथ बोले, यस बॉस, हम जानते हैं। तभी अयाना जोर से चिल्लाई, क्या करने वाले हो तुम मेरे मॉम डैड के साथ? कबीर तिरछी स्माइल के साथ बोला, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, अब से तुम बस मेरे बारे में जानो और मेरा ख्याल रखो। अयाना ने कबीर की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। वो फुफकारते हुए बोली, कभी नहीं, कभी भी नहीं, तुम मुझे मार भी डालो तो भी तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगी मैं। ये सुनकर कबीर फिर से उसके पास आया। उसने अयाना की गर्दन को अपने हाथ में पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और फिर उसे अपने करीब कर लिया। उसकी आंखों में डार्कनेस थी जैसे किसी शैतान की आंखों में होती है, और उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, आई एम अ डेविल ऑफ माई वर्ल्ड। अपनी दुनिया का शैतान हूँ मैं, सबसे बड़ा शैतान, और अब तुम उस शैतान के कब्जे में हो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी जिंदगी अब सब मेरी मुट्ठी में है। कबीर की भयानक आंखें देखकर अयाना का गला सूख गया। कबीर ने अयाना को खींचते हुए वहां से ले जाना शुरू किया। अयाना ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कबीर की ताकत के आगे उसकी ताकत एक चूहे जितनी भी नहीं थी। बाहर ले जाने के बाद कबीर ने अयाना को गाड़ी में धकेल दिया। उसके बाद उसने उसके हाथ को हैंडकफ के साथ बांध दिया। अयाना ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। अयाना जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कबीर को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने विला की तरफ चला गया। अयाना बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे अब यकीन हो चला था कि कबीर ने उसके मॉम डैड को खत्म कर दिया है। अपने विला में पहुंचने के बाद कबीर ने अयाना को अपने कंधे पर लाद कर अंदर ले जाना शुरू किया। उसके विला के सारे गार्ड, सारे नौकर कोई भी आंख उठाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। अयाना चिल्लाई जा रही थी, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, लेकिन एक पल के लिए भी कबीर के शैतानी एक्सप्रेशंस नहीं बदले। एक बड़े से अंधेरे कमरे में आकर कबीर ने अयाना को अपने कंधे से नीचे उतारा और उस कमरे के अंदर छोड़कर वहां से चला गया। उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया
अयाना दौड़कर दरवाजे के पास आई, लेकिन उससे पहले दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो, कहाँ जा रहे हो तुम, बाहर निकालो मुझे, जाने दो मुझे। अयाना अपने घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया। कबीर नीचे हॉल में आया, जहाँ पर हाथ बंधे हुए एक लंबा चौड़ा आदमी बॉडीगार्ड की ड्रेस में खड़ा हुआ था। कबीर ने उसे कहा, गौतम, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। गौतम कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। गौतम कबीर का सबसे खास आदमी था, इतना खास कि अगर कबीर कहे कि अपने आप को आग लगा लो तो वो बिना एक पल सोचे अपने आप को आग तक लगा लेता। कबीर ने गौतम से कहा, मैंने तुम्हें कुछ डिटेल्स फॉरवर्ड की है, तुम्हें उस लोकेशन पर जाकर उन्हें पकड़कर मेरे सामने लेकर आना है। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ और ध्यान रहे, मुझे वो लोग जिंदा चाहिए। गौतम ने अपने सिर को हिलाकर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए सर, 24 घंटे से पहले वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। गौतम ने कहकर वहां से चला गया। कबीर ने अपना जैकेट निकाला और एक जोर से अंगड़ाई लेकर सोफे पर गिर गया। फिर उसने अपने मुंह से सीटी बजाना शुरू किया और कहा, सच अ हेक्टिक डे मैन, खाना लगाओ। उसके बाद कबीर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। अयाना रोते रोते थक चुकी थी। वो कुछ देर यूं ही पड़ी रही। उसकी आंखों से रो रोकर आंसू सूख गए थे। उसने सिसकते हुए कहा, मम्मा, पापा, ये सब क्या हो गया? I'm sorry, मैं उस राक्षस से आपको बचा नहीं पाई। I'm sorry। अयाना फिर से रोने लगी। तभी उसे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। अयाना एकदम से चुप हो गई। उसने गौर से सुना। इस अंधेरे में वो अकेली नहीं थी, कोई और भी था, लेकिन कौन? इधर अयाना एक बंगले में कैद थी और उधर अगस्त्या के बंगले की सफाई करने में लगी हुई थी। आज घर में सिवाय मदन काका और उस नर्स के जो समाया का ख्याल रख रही थी और कोई भी मौजूद नहीं था। सभी नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। शुभी की कलाई में जो चोट लगी थी वो जख्म बार बार पानी के कांटेक्ट में और वजन उठाने से फिर से ताज़ा हो गया था और उसमें से खून भी निकलने लगा था। लेकिन शुभी अपने दर्द को कंट्रोल कर, अपने जख्मों और उसमें बहते खून को इग्नोर कर अपने काम में लगने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी मदन काका शुभी के पास आया और बोले, बिटिया, क्यों जिद कर रही हो? मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तुम अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाओगी। इतने बड़े बंगले के सारे काम आखिर तुमसे कैसे होंगे? तुमने कभी कोई काम नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ मैं कर लूंगा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मदन काका की आवाज में बहुत चिंता और बहुत फिक्र थी, जैसे वो शुभी को इस हालात में बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे। शुभी ने अपना काम जारी रखते हुए टूटी हुई सी आवाज में कहा, नहीं काका, ये मेरी सजा है जो अगस्त्य ने मुझे दी है, इसे मुझे भुगतने दीजिए। मैं आपको इसमें शामिल नहीं कर सकती। अगर मैंने आपकी मदद ली तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेगा। मदन काका ने थोड़ी नर्म आवाज में कहा, मेरे साथ क्या करेगा बिटिया? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देगा और क्या। मैं कह रहा हूँ ये सब मुझे करने दो। अगस्त्य अभी घर पर नहीं है और पता नहीं कब लौटेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। तुम आराम करो। शुभी ने इस बात पर थोड़ी जिद करते हुए कहा, काका मैंने कहा ना, मैं खुद कर लूंगी, आप जिद मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शुभी की जिद से भरी बात सुनकर मदन काका ने हाथ बांधते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बिटिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मदन काका जाने लगे कि तभी अचानक शुभी के मुंह से हल्की सी आह निकली, क्योंकि उसकी कलाई में लगी चोट पर ठेस लग गई थी। उसने कहा, आह। मदन काका ने शुभी की आवाज सुनकर तुरंत उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ बिटिया? तभी मदन काका ने देखा कि शुभी की कलाई से खून निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे भगवान, तुम्हारी कलाई पर चोट लगी है बिटिया, जल्दी चलो मेरे साथ, मैं पट्टी करवा देता हूँ। शुभी कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उसे हाथ में काफी दर्द हो रहा था। मदन काका ने उसे उठाकर उस नर्स के पास ले गए जो समायरा के इलाज और उसकी देखभाल के लिए रखी हुई थी। वो नर्स ने शुभी की कलाई पर पट्टी लगा दी और उसे पेन किलर का इंजेक्शन भी दे दिया। नर्स ने शुभी से कहा, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए और जितना हो सके आराम कीजिए। शुभी ने बस हल्का सा अपना सिर हिलाया और उठकर फिर से अपने कामकाज में लग गई। ये देखकर मदन काका ने एक अफसोस भरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, अब तू ही इस बच्ची की रक्षा कर। अगर इसी तरह चलता रहा तो अपने बदले के लिए अगस्त्य इसकी जान ले लेगा। क्या मदन काका की दुआ होगी कबूल और मिलेगी शुभी को अगस्त्य के चंगुल से आजादी? अयाना के अलावा और किसे कैद किया है कबीर ने? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। शुभी ने मदन काका की बात कंप्लीटली इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे अपना काम तो करना ही था, क्योंकि उसे पता था अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे अगस्त्य के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उधर अयाना ने चारों तरफ देखा कि आखिर उसके अलावा इस अंधेरे से कमरे में कौन था, पर उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया और सुनाई दी अंधेरे के सन्नाटे को छीरती हुई वो सुबकने की आवाज। अचानक अयाना को डर लगने लगा और उसने रोना बंद करके थोड़ी सीधी होकर दरवाजे का सहारा लेकर बैठ गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और घबराहट में गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है, कौन है यहाँ? अयाना के बोलने पर वो आवाज एक सेकंड में चुप हो गई, जिससे अयाना को और भी घबराहट हुई और उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। काफी देर तक अंधेरे से कोई जवाब या कोई आवाज न आने पर अयाना ने एक बार फिर से हिम्मत करके कहा, कौन है? प्लीज जवाब दो, कौन है यहाँ पर? अयाना ने अपना सलाइवा गटक लिया। वो अंधेरे को देखकर सोचने लगी, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या यहाँ पर कोई भूत तो नहीं? भूत के बारे में सोचते ही अयाना के पसीने छूटे। तभी अचानक उसे अंधेरे से एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, आप कौन है? अयाना ने आवाज सुनकर हैरान होकर सोचा, क्योंकि अंधेरे से आने वाली वो आवाज जैसे किसी छोटी सी बच्ची की थी। अयाना का डर अब कुछ हद तक कम हो गया था। उसने कहा, मेरा नाम अयाना है, तुम कौन हो और तुम यहाँ अंधेरे में छुपकर क्यों रो रही हो? अयाना के सवाल पूछने से कुछ सेकंड बाद अंधेरे से जवाब आया, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाकर रख दिया, मुझे यहाँ अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। अयाना थोड़ी रिलैक्स हो गई क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अंधेरे में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी। लेकिन वो लोग एक छोटी सी बच्ची को ऐसे कैसे डरा कर रख सकते हैं? अयाना धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, और इस वक्त तुम कहाँ हो? यहाँ हो मेरे पास। कुछ सेकंड बाद वो बच्ची ने जवाब दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग मुझे मार देंगे जैसे मेरे मम्मी पापा को मार दिया। उस बच्चे की बात सुनकर अयाना को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा, क्या
तुम्हारे मम्मी पापा को भी मार दिया? वो छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई। क्या? उन्होंने आपके मम्मी पापा को भी मार दिया? उस बच्ची का सवाल सुनकर अयाना घबरा कर बोली, हाँ शायद इन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया और मुझे यहाँ उठाकर ले आए। कहते कहते अयाना फिर रोने लगी। अयाना का रोना सुनकर छोटी सी बच्ची जो टेबल के नीचे अपनी गुड़िया को जोर से अपने सीने से लगाए छुपी हुई थी, उसने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। फिर वो टेबल के नीचे से बाहर निकलकर अंधेरे से अयाना को ढूंढने लगी। उसने कहा, दीदी आप कहाँ पर हो? क्या आप मुझे देख सकती हो? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। वो बच्ची अंधेरे में अयाना को ढूंढ रही थी। उस बच्ची की आवाज़ सुनकर अयाना ने रोना बंद किया और अपने आंसू पोंछे। फिर वो भी उस बच्ची की आवाज़ को फॉलो करके अंधेरे में उसे ढूंढने लगी। काफ़ी देर इधर उधर हाथ मारने के बाद उनके हाथ एक दूसरे के साथ टच हुए और वो छोटी सी बच्ची अयाना से जाकर चिपक गई। अयाना ने भी उस बच्ची को हक कर लिया क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि वो छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अयाना को हक करते ही वो छोटी बच्ची रोने लगी और बोली, दीदी मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस बच्ची की बात सुनकर अयाना का दिल भी पिघल गया और उसने उसे जोर से हक कर लिया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अयाना की बात सुनकर उस छोटी सी बच्ची को काफी हौसला मिला और वो काफी कंफर्टेबल फील करने लगी। कुछ देर तक दोनों वहीं कमरे के कोने में आए, हल्के से उजाले में बैठ गए। उस उजाले में दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। वो छोटी सी बच्ची बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी थी। उसके कपड़ों पर बहुत कीचड़ मिट्टी लगी हुई थी और उसके हाथ में पकड़ी हुई डॉल भी काफी गंदी हो गई थी। उस लड़की के गालों पर भी हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई थी। अयाना ने उस लड़की के गालों को अपने हाथों से साफ करते हुए कहा, तुम इतनी गंदी कैसे हो गई? इतनी मिट्टी कैसे लगी तुम्हारे ऊपर? वो लड़की ने अयाना की तरफ देखकर बहुत मासूमियत के साथ कहा, मैं जब उन लोगों से बच के भाग रही थी तब गिर गई थी। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मैं उनसे बचने के लिए मिट्टी में भाग रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया उनसे बचने का, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि वो लोग मुझसे तेज भाग रहे थे ना। उस बच्ची की बात सुनकर अयाना समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, सच में डेविल है, डेविल कहीं का, एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अयाना ने प्यार से उस मासूम सी बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? वो लोग जो तुम्हारे घर आए तुम्हारे पेरेंट्स को मारने के लिए, क्या तुम्हारे पेरेंट्स उन्हें पहले से जानते थे? क्या वो डेविल भी आया था? वो लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा, जब वो लोग घर आए और मम्मी पापा से बात करने लगे, मम्मी पापा ने मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थी और उनमें सबसे आगे जो आदमी था वो बहुत लंबा था और बहुत खतरनाक भी। उस आदमी को वहां पर देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए थे। उन्होंने मुझे भाग जाने को कहा। मैं बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने लगी। उन लोगों को पता चल गया कि मैं भाग रही हूँ तो वो लोग भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे मुझे पकड़ने के लिए। फिर वो लोग मुझे पकड़कर सीधा यहाँ पर ले आए और इस कमरे में डाल दिया। वो लोग मेरे भाई को भी ले गए। उस लड़की की बात सुनकर अयाना ने कंफ्यूज होकर कहा, भाई? तुम्हारा भाई भी है? वो लड़की ने बहुत मासूमियत के साथ हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ वो मेरा जुड़वा भाई है, माय ट्विन ब्रदर। वो भी उस वक्त मेरे साथ ही था, लेकिन जब वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए तो उन्होंने मुझे अकेले इस कमरे में डाल दिया। मेरे भाई को मेरे साथ नहीं रखा और उसे वो लोग वहां से ले गए। उस छोटी सी बच्ची ने ये कहते हुए बहुत ही रोने जैसी शक्ल बना ली, जैसे अभी रो देगी। उस बच्ची की शक्ल देखकर अयाना को उस पर बहुत तरस आया और उसने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। अयाना ने पूछा, वैसे तुम्हें कोई भी आइडिया है कि वो लोग तुम्हारे भाई को कहाँ लेकर जा सकते हैं? वो लड़की ने अयाना के सीने में अपना सिर घुसाए हुए कहा, मुझे नहीं पता वो लोग उसे कहाँ लेकर गए। क्या उन लोगों ने मेरे भाई को भी मार दिया होगा? क्या वो हमें भी मारने वाले हैं? उस लड़की की बात सुनकर अयाना का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। उसके पास उस लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उन लोगों ने उन्हें यहाँ पर क्यों रखा था और अब आगे वो लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाले थे। अयाना ने उस लड़की को और भी मजबूती से अपनी बाहों में थामते हुए कहा, नहीं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की ने अयाना के सीने से अपना सर बाहर निकालकर अयाना को देखते हुए कहा, लेकिन हम उन लोगों से बचेंगे कैसे? वो लोग बहुत गंदे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। अयाना ने उस लड़की से कहा, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अयाना की बात सुनकर वो ने कहा, क्या क्या हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे? वो लोग बहुत तेज भागते हैं, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? अयाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो इस बच्ची का हौसला तोड़ना नहीं चाहती थी। अगर सच कहा जाए तो उसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपना डर इस बच्ची को नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ये बच्ची भी सच में बहुत डरी हुई थी। अयाना ने गहरी सांस लेकर कहा, हम लोग अच्छा सा मौका देकर यहाँ से भागेंगे, तुम चिंता मत करो, वो लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे। वो लड़की ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी सहमति दिखाई। उसके बाद दोनों वहीं पर बैठी रही और अयाना सचमुच में सोच में डूब गई कि आखिर यहाँ से बचकर निकले तो कैसे। वो छोटी सी बच्ची ने अयाना से कहा, दीदी आपका नाम क्या है? छोटी बच्ची का सवाल सुनकर अयाना ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो मैंने तुम्हें अपना नाम बताया, भूल गई क्या? उस लड़की ने दिमाग पर जोर डालते हुए एकदम से कहा, अयाना यही नाम बताया था ना आपने? अयाना ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाया। वो लड़की ने अयाना से कहा, आपका नाम बहुत प्यारा है दीदी। अयाना ने मुस्कुराकर उस लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है और इसका नाम? अयाना ने उस लड़की की गोद में पड़ी हुई डॉल की तरफ इशारा करके पूछा। वो लड़की ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम अलीशा है और इसका नाम सिंड्रेला है। उस लड़की की बात सुनकर अयाना ने कहा, लेकिन सिंड्रेला तो एक प्रिंसेस का नाम था ना, उसकी एक फेरी गॉडमदर भी थी। अलीशा ने अपनी गुड़िया को आगे करते हुए कहा, हाँ मैं ही तो हूँ वो फेरी, इसीलिए तो मैंने इसका नाम सिंड्रेला रखा था। अयाना ने मुस्कुराकर अलीशा के गाल को सहलाते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा भी और सिंड्रेला का भी। और तुम्हारे ट्विन ब्रदर का क्या नाम है? अपने भाई का नाम सुनते ही उस लड़की का चेहरा थोड़ा सा उतर गया, जिसे अयाना ने नोट कर लिया। वो समझ सकती थी शायद उस लड़की की जिंदगी में अब इसका ट्विन ब्रदर ही बचा था जो पता नहीं कहाँ था और वो डेविल कहाँ लेकर गया था उसे। वो लड़की ने काफी उदासी भरी आवाज में कहा, उसका नाम समर्थ है। अयाना ने प्यार से उस लड़की को हक करते हुए उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, उदास मत हो,
हम लोग समर्थ को ढूंढ लेंगे और यहाँ से बचकर भी निकल जाएंगे। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। क्या आयाना निकाल पाएगी अलीशा को कबीर की कैद से? आखिर क्यों कबीर ने कैद कर रखा था इन दो लड़कियों को इस बंगले में? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। उस रात दोनों वहीं सो गए, एक दूसरे को पकड़कर, ताकि दोनों का डर थोड़ा कम हो जाए। अगले दिन आयाना और अलीशा ये सोच रही थी कि यहाँ से आकर कैसे भाग जाए। तभी आयाना को ऊपर उस कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन दिखाई दिया। उस फैन को देखते ही एकदम से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मिल गया। अचानक आयाना के मुंह से ये शब्द सुनकर अलीशा, जो उसके सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी, तुरंत अपना सिर उठाकर पूछती है, क्या क्या मिल गया? आयाना ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया, वो देखो। आयाना ने फैन की तरफ इशारा किया और अलीशा ने उस तरफ देखा। वो फैन देखकर अलीशा ने उदासी आवाज में आयाना से कहा, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, हम कैसे निकलेंगे? हम इस तक पहुंचेंगे कैसे? आयाना ने अलीशा को हौसला देते हुए कहा, अगर यहाँ तक का रास्ता मिल गया है तो आगे का भी मिल जाएगा। हमें भगवान पर भरोसा रखकर कोशिश करनी चाहिए। अलीशा ने हाँ में सर हिलाया। आयाना और अलीशा ने उस फैन तक पहुंचने की जुगाड़ ढूंढना शुरू किया। आयाना ने रूम में हाथ लगाकर ऑब्जर्व किया कि कमरे में क्या क्या था और क्या कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो दोनों वहां तक पहुंच सके। आयाना को कुछ सामान मिला, जैसे टेबल, कुर्सी वगैरह। उसे बहुत खुशी हुई है उम्मीद देखकर। उसने कुर्सी और टेबल को आगे सरकाना शुरू किया। एक जगह अपनी डॉल को पकड़े हुए खड़ी अलीशा ने पूछा, दीदी आप क्या कर रही हो? आयाना ने टेबल सरकाते हुए जवाब दिया, फैन तक पहुंचने का जुगाड़। उसके बाद उसने टेबल लगा दी, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी लगाने के लिए उठने लगी, तुरंत उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और दोनों शॉक होकर एक दूसरे की तरफ, फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजा खुला और झट से रोशनी कमरे में बिखर गई। एक आदमी हाथ में 2 खाने की प्लेट लेकर अंदर आया। उसने देखा कि दोनों लड़कियां दीवार का सहारा लेकर बैठी थी और छोटी बच्ची बड़ी लड़की से चिपक कर बैठी हुई थी। वो अचानक डर गई थी। वो आदमी उन्हें कठोर नजरों से देखता हुआ खाने की दोनों प्लेट जमीन पर रखकर बोला, खाना खा लो। आयाना ने उस आदमी को देखकर गुस्से में दांत पीसना शुरू कर दिया। ये आदमी उन तमाम लोगों में से एक था जिन्होंने आयाना के पेरेंट्स को बांध कर रखा था और फिर उस राक्षस ने उन्हें गोली से उड़ा दिया था। आयाना को उन सबसे नफरत थी। उसने गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए कहा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, वापस ले जाओ इसे। वो आदमी आयाना की बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और खाना रखने के बाद वहां से दरवाजा बंद करके चला गया। आयाना की आंखों में आंसू आ गए जैसे ही उसने अपने माता पिता की मौत का मंजर याद किया। अलीशा ने आयाना की तरफ देखकर पूछा, आर यू ओके? आयाना ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली, चलो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कंटिन्यू करते हैं। आयाना ने एक बार फिर टेबल और कुर्सी को अरेंज कर दिया। उसके बाद उसने अलीशा की तरफ देखकर कहा, अलीशा अब तुम्हें इस कुर्सी के ऊपर चढ़ना होगा, ये काफी ऊंची है, तुम फैन तक आराम से पहुंच जाओगी। अलीशा ने थोड़ी घबराते हुए कहा, मैं लेकिन ये बहुत ऊंची है, अगर मैं गिर गई तो? अलीशा कुर्सी की ऊंचाई देखकर थोड़ी हड़बड़ा सी गई। आयाना ने अलीशा से कहा, देखो अलीशा, तुम अगर इस कुर्सी पर चढ़ोगी तो मैं इस कुर्सी को आराम से पकड़ सकती हूँ और ट्रस्ट में मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अगर मैं इस कुर्सी पर चढ़ी तो फिर तुम कैसे चढ़ पाओगी? अच्छा यही होगा कि पहले तुम जाओ और तुम्हारे जाने के बाद मैं आऊंगी। आयाना की बात सुनने के बाद अलीशा ने कुछ सेकंड सोचा और फिर हाँ में सर हिलाकर कहा, ठीक है मैं चढ़ती हूँ। जैसे तैसे करके अलीशा पहले टेबल पर, उसके बाद कुर्सी के ऊपर चढ़ गई। उसे डर काफी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाए हुई थी और आयाना भी उसे लगातार हिम्मत दे रही थी। उसने कहा, कम ऑन अलीशा, यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम कर सकती हो, शाबाश, बस थोड़ा सा और, उसके बाद हम यहाँ से बाहर होंगे। आयाना की बात सुनकर अलीशा को भी काफी हिम्मत आई और वो फैन तक पहुंच गई। उसके बाद उसने आयाना की तरफ देखा और कहा, आयाना दीदी हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ पर तो फैन है ना? आयाना ने अपने बालों की एक क्लिप निकालकर अलीशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो अलीशा, और उस फैन के सारे नट निकाल दो, उस फैन को वहाँ से हटा दो ताकि हमें बाहर जाने का रास्ता मिल सके। अलीशा ने जैसे तैसे झुककर पिन लिए। उसे गिरने का बहुत डर लग रहा था, लेकिन आयाना ने कुर्सी को जोर से पकड़ रखा था, जिस वजह से कुर्सी हिल नहीं रही थी, तो अलीशा का डर थोड़ा कम हो गया था। अलीशा ने हेडक्लिप लेकर ऊपर फैन को पकड़ा और उसके सारे नट्स को धीरे धीरे करके निकाल दिया। जब फैन पूरी तरह से निकल गया तो अलीशा ने उस फैन को आयाना को दे दिया और आयाना ने उसे साइड में रख दिया। अलीशा ने आयाना की तरफ देखकर पूछा, अब आगे क्या करना है दीदी? आयाना ने कहा, इस खिड़की से कूद जाओ दूसरी तरफ, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी आती हूँ, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए और हमें देख ले, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। आयाना की बात सुनकर अलीशा ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा, लेकिन दीदी अगर दूसरी तरफ ज्यादा ऊंचाई हुई तो? अगर मुझे चोट लग गई तो? आयाना जानती थी कि अलीशा जो बोल रही थी वो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अगर यहाँ से निकलना है और अपनी जान बचाना है तो थोड़ी चोट तो खानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आयाना ने अलीशा से कहा, देखो अलीशा, अगर इन लोगों ने हमें यहीं पकड़े रखा तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, हो सकता है हमें हमारे पेरेंट्स की तरह मार दे। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो इस खिड़की से बाहर कूदना ही होगा। तुम कमजोर बच्ची नहीं हो, यू आर अ ब्रेव गर्ल, और तुम ऐसा कर सकती हो। हम लड़कियाँ स्ट्रांग होती है, राइट? अलीशा ने एक डिटरमाइंड चेहरे के साथ कहा, राइट, हम लोग स्ट्रांग है, माँ कहती है कि लड़कियाँ वीक नहीं होती और मैं खिड़की के बाहर जरूर कूदूंगी। आयाना की बात सुनकर अलीशा मुस्कुरा दी और जैसे तैसे करके खिड़की से निकलने लगी। दूसरी तरफ उसने देखा कि गहराई तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो कूदे तो उसकी जान ही चली जाए। हाँ, हो सकता था कि थोड़ी बहुत चोट लग जाए, लेकिन वो मरेगी नहीं। ऊंचाई से अलीशा को डर लगा, इसीलिए ऊंचाई देखकर एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका गला सूख गया। अलीशा को अपनी जगह पर रुका हुआ देखकर आयाना ने हल्की सी आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम कूद क्यों नहीं रही हो? अलीशा ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में आयाना से कहा, आयाना दीदी मुझे डर लग रहा है। आयाना ने अलीशा को थोड़ा हौसला देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जल्दी कूदो वरना कोई आ जाएगा। अलीशा ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर से दूसरी तरफ गहराई की तरफ देखा। उसने 2-4 लंबी लंबी गहरी सांसें ली और फिर हिम्मत करके दूसरी तरफ कूद गई। आयाना ने अलीशा के कूदने के बाद फटाक से दरवाजे की तरफ देखा। अभी तक कोई नहीं आया था। ये आयाना का सबसे बेस्ट चांस था। वो फटाफट से टेबल पर और फिर जैसे तैसे करके कुर्सी पर चढ़ी। खिड़की में जगह ज्यादा नहीं थी, लेकिन आयाना का फिगर देखकर लग रहा था कि वो आराम से खिड़की से निकल जाएगी। आयाना भी जैसे तैसे करके खिड़की से दूसरी तरफ कूद गई। वहाँ अलीशा खड़ी हुई थी। आयाना को देखकर दौड़कर उसके पास आई और हक कर लिया। उसने कहा, दीदी हमने कर दिखाया, अब आप यहाँ से भाग जाएंगे ना? आयाना ने फटाक से हक करके अलीशा का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक से कूदी थी ना? अलीशा ने थोड़ा सा मुंह बनाकर अपने घुटने को दिखाते हुए कहा, बस यहाँ पर चोट लगी है,
अयाना ने देखा कि अलीशा का घुटना छिल गया था और थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। अयाना ने अलीशा को हक करके कहा, कोई बात नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, यहाँ से बाहर निकलकर सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अयाना ने चारों तरफ नजर घुमाई। वो तो कोई बड़ा सा गार्डन लग रहा था। उसने बड़बड़ाया, ये कौन सी जगह है? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बंगले की बैक साइड है। अलीशा ने चारों ओर देखकर अयाना से कहा, अयाना दीदी, हम कहाँ पर आ गए? क्या हम बंगले के बाहर निकल गए हैं? अयाना ने अलीशा से कहा, नहीं, शायद ये बंगले की बैक साइड है। फिर अयाना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं और बिल्कुल भी आवाज मत करना, क्या पता यहाँ पर कहाँ से कौन निकला है। अलीशा ने अयाना की बात समझते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और दोनों वहाँ से चली गई। वो दोनों जैसे तैसे बचते हुए वहाँ से गुजर रही थी। अयाना ने देखा कि वहाँ एक घोड़े का अस्तबल था जहाँ बहुत सारे घोड़े थे और बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे। अयाना ने उन घोड़ों को देखते हुए बड़बड़ाया, तो वो राक्षस घोड़ों का शौकीन भी है। तभी अचानक अयाना ने देखा कि वहाँ कुछ गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए हुए इधर उधर पहरा दे रहे थे। उन गार्ड्स को देखते ही अयाना ने तुरंत अलीशा को पकड़कर साइड में छुपा लिया ताकि उन गार्ड्स की नजर उन दोनों पर ना पड़े। अलीशा ने उन गार्ड्स को देखते हुए अयाना से कहा, अब हम इन लोगों से बचकर कैसे निकलेंगे? इनके हाथ में तो कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमें शूट कर देंगे। अयाना दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अयाना को भी काफी डर लग रहा था, लेकिन वो ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती थी। प्यार से अलीशा का सिर सहलाते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आज हम यहाँ से निकल कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस हिम्मत बनाए रखो। उसके बाद अयाना ने वहाँ से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। वो जैसे तैसे गार्ड्स की आंखों से चुपके चुपके अलीशा को लेकर वहाँ से निकल गई। एक जगह ऐसी आई जहाँ कोई गार्ड नहीं था। वो अलीशा का हाथ पकड़कर भाग रही थी क्योंकि वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वे दरवाजे से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। वो दोनों एक मैदान से होते हुए गुजर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के कदम जम गए। क्या अयाना और अलीशा भाग पाएंगी कबीर डोंगरा की गिरफ्त से? क्या शुभी को मिलेगी आजादी या उसकी किस्मत भी हो चुकी है अगस्त के पास कैद? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। वे दरवाजे से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ भी बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे। वे दोनों एक मैदान से होते हुए गुजर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के कदम जम गए। अलीशा घबराई आवाज में अयाना से बोली, अयाना दीदी, कौन चिल्ला रहा है? अयाना चारों तरफ देखती है, पता नहीं। तभी दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंचे जहाँ से उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अयाना और अलीशा की आंखों के सामने ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर उनकी आंखें खौफ और डर के कारण फटी की फटी रह गई। बड़े से मैदान में एक आदमी बिना शर्ट पहने घोड़े पर बैठा हुआ घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। उस आदमी का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसकी शर्टलेस बॉडी जितनी ज्यादा आकर्षक और होश उड़ा देने वाली थी, उसका चेहरा, उसका गुस्सा और उसका ऑरा लोगों को मौत की याद दिलाने के लिए काफी था। वो मैदान में एक घोड़ा दौड़ा रहा था और वो घोड़ा भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ भाग रहा था। उसके आसपास बहुत से गार्ड्स हथियार लिए खड़े हुए थे। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कबीर डोंगरा था। अयाना के पसीने छूट गए। जिसकी कैद से भागने की वो सोच रही थी वो मौत बनके उसके सामने खड़ा था। तभी कबीर ने घोड़ा दौड़ाना बंद किया और एक आदमी से बोला, उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ। अयाना ने अलीशा को कसकर पकड़ लिया और पीछे हटने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हमें जाने दो कबीर डोंगरा, हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अयाना बहुत नफरत से कबीर को देख रही थी जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे पता नहीं उसने क्या हासिल कर लिया हो। उसने शैतान की तरह क्रूरता से हंसते हुए कहा, एक काम करो, इस छोटी बच्ची को अयाना से दूर कर दो हमेशा के लिए। ये सुनकर अलीशा अयाना से चिपक गई, लेकिन दो आदमियों ने आगे बढ़कर अलीशा को पकड़ लिया। अलीशा चिल्लाई, दीदी, तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अयाना का गुस्सा देखकर कबीर के चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। कबीर के गार्ड्स अलीशा को पकड़ लेते हैं और कबीर का खास गार्ड तुरंत वहां दौड़कर आया। गौतम बहुत माफी मांगने वाले लहजे में कबीर से बोला, सॉरी बॉस, पता नहीं ये लोग वहां से कैसे भाग निकले। कबीर गौतम की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे तो इस लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, ये लोग कमरे से निकल सकते हैं लेकिन इस बंगले से नहीं। इन्हें इस बंगले की सिक्योरिटी का अंदाजा भी नहीं है। ले जाओ इसे और इस बार दोनों को अलग अलग कमरों में डालना। ये सुनकर गौतम ने जवाब दिया, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। तो कबीर बोला, और हाँ, कुछ दिन के लिए दोनों का खाना पीना बंद कर देना। इन दोनों में फिर से भागने की हिम्मत नहीं आनी चाहिए, समझे? अयाना गुस्से में कबीर से बोली, अगर किसी दिन तुम्हारी मौत आएगी ना मिस्टर कबीर डोंगरा, तो वो मेरे हाथों से आएगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मारूंगी। अयाना की ऐसी हिम्मत भरी बात सुनकर उसकी आंखों का गुस्सा और अपने लिए इतनी नफरत देखकर कबीर के चेहरे की शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। वो अयाना के करीब आया और उसके चेहरे पर बड़ी ही सटक तरीके से उंगली फेरते हुए बोला, इतनी हसीन मौत का इंतजार रहेगा मुझे, लेकिन अफसोस इस जन्म में तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि केडी को मारना खुद यमराज के हाथों में भी नहीं है। कबीर अयाना के गुस्से और नफरत से भरी आंखों में देखते हुए गौतम से बोला, ले जाओ इसे और बंद कर दो अंधेरे कमरे में। गौतम अयाना को लेकर वहां से जाने लगा। अयाना की गुस्से और नफरत से भरी नजरें कबीर पर थी और उसके इस गुस्से और नफरत को देखकर कबीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दूसरी तरफ शुभी घर का सारा काम करके समायरा के कमरे में बैठी हुई थी। वो समायरा का हाथ पकड़कर उसे बस देखे जा रही थी। नर्स शुभी से बोली, मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए, आप कई घंटों से यहीं बैठी है। समायरा की तरफ देखते हुए बहुत दबी दबी सी आवाज में शुभी ने नर्स से बोला, सिस्टर, समायरा कब तक ठीक हो जाएगी? क्या उसके ठीक होने के चांसेस है? शुभी की बात सुनकर नर्स एकदम चुप हो गई। शुभी जानती थी कि समायरा ही है जो अब सब कुछ ठीक कर सकती है। अगर वो होश में आ गई तो उसकी गवाही सबसे बड़ा सबूत होगी। सिर्फ वही बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ था। सिर्फ उसे ही पता है कि उस रात क्या हुआ था, कौन उसका गुनहगार है, किसने उसकी ऐसी हालत की है। सिर्फ वही है जो अगस्त की नफरत की आग को शांत कर सकती है। सिर्फ वही है जो पीयूष को बेकसूर साबित कर सकती है, क्योंकि शुभी को पूरा यकीन था कि समायरा के साथ ये सब कुछ पीयूष नहीं कर सकता। शुभी सिस्टर की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ सिस्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए ना, समायरा कब तक ठीक होगी, उसे होश कब आएगा? सिस्टर ने शुभी की बात का जवाब देते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता इन्हें कब तक होश आएगा। आने को तो अगले 1 घंटे में भी आ सकता है, ना आने को सारी उम्र भी ना आए। ये सुनकर शुभी की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो समायरा की तरफ देखती है। ये होश में जरूर आएगी सिस्टर, इसे होश में आना होगा।
हम सबकी जिंदगियां सिर्फ इसके होश में आने पर डिपेंड करती है। शुभी का गला भारी हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी दरवाजे से मदन काका हाथ में खाने की थाली लेकर कमरे के अंदर आए। शुभी बिटिया। शुभी सिर उठाकर मदन काका की तरफ देखती है कि वे हाथ में खाने की थाली लेकर खड़े उसे देख रहे हैं। मदन काका ने शुभी से कहा, बिटिया तुम सुबह से घर के कामों में लगी हो, जरा भी आराम नहीं किया तुमने और कुछ खाया भी नहीं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, इसे खाओगी तो शरीर में ताकत आएगी। शुभी खाने से अपनी नजर फेरते हुए बोली, नहीं खाना काका, इसे ले जाइए। मदन काका ने शुभी के साथ थोड़ी जिद करते हुए बोला, हर बार इतनी जिद अच्छी नहीं होती बिटिया, अपनी जान की तो परवाह करो। अगर इसी तरह भूखे पेट काम में लगी रही तो कब तक बच पाओगी। खा लो बिटिया, वरना कमजोर हो जाओगी, तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। एक कड़वी सी मुस्कान के साथ शुभी ने कहा, रोज इतने कम तो खा ही रही हूँ काका, ये कमजोर होने कहाँ देंगे। हर पल मुझे और भी स्ट्रांग बना रहे हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए। मदन काका शुभी पर हो रहे अत्याचारों को जानते थे पर वो कुछ नहीं कह पाते थे। एक घर का नौकर आखिर मालिकों के बीच दखल अंदाजी कर भी कैसे सकता है। मदन काका खाने की प्लेट को टेबल पर रखते हुए बोले, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों का हमेशा डटकर सामना करना चाहिए बिटिया। अगर हम सच्चे हैं तो एक ना एक दिन जीत ही जाएंगे, पर लड़ने के लिए जिंदा भी तो रहना जरूरी होता है ना। मर जाना किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर अपने काका की इज्जत करती हो तो मेरी बात मान लो, ये खाना खा लो। शुभी एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है काका, मैं खा लूंगी। ये सुनकर मदन काका हल्का सा मुस्कुराए, फिर वहां से चले गए। नर्स भी अपना कुछ काम करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। शुभी समायरा से बोली, एक बात बताऊं तुझे, तेरा सपना सच हो गया। देख, मैं तेरी भाभी बन गई। तू हमेशा कहती थी ना कि शुभी मेरी भाभी तो तू ही बनेगी। देख, बन गई मैं। तेरे भाई ने शादी कर ली मुझसे। जानना नहीं चाहेगी कैसे? अपनी शादी का मंजर याद करते ही एक बार फिर शुभी की आंखों से आंसू और चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैल गई। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से की। तुम सुनोगी तो बहुत एंजॉय करोगी स्टोरी को। होश में आ जाना यार, तुम सोच भी नहीं सकती कि तेरा होश में आना मेरे लिए कितना जरूरी है। आई रियली मिस यू सो मच समायरा। रोते हुए शुभी ने समायरा के हाथ पर चूम लिया और फिर उसे माथे से लगाकर रोने लगी। 3 दिन बाद कबीर अपने कमरे से बाहर आया। उसने बाथरोब पहन रखा था और हाथ में एक सिगरेट थी जिसका वो कश लगा रहा था। कबीर अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। फिर वो एक गहरी सांस लेकर गाने लगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, कबीर टोंगरा का जलवा। कबीर नीचे हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। गौतम उसके पास आकर बोला, बॉस सारे सबूत मिटा दिए, न्यूज़ चैनल पर आपको लेकर बहुत सारी न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, अगर आप कहे तो। गौतम इतना ही बोला कि कबीर ने उसे टोकते हुए कहा, अरे चलने दो, अगर न्यूज़ नहीं चलेगी तो लोगों के दिल में कबीर टोंगरा का खौफ कैसे बैठेगा। गौतम कबीर से बोला, बॉस आपसे एक और बात बोलनी थी। अपने फोन में देखते हुए और एक हाथ से सिगरेट का कश लेते हुए कबीर हल्का सा अपना सिर हिलाकर गौतम को अपनी बात जारी करने का इशारा करता है। गौतम अपनी बात जारी करते हुए बोलता है, बॉस वो जो लड़की है उसने पिछले 3 दिन से खाने को हाथ भी नहीं लगाया है। गौतम की बात सुनकर कबीर की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर एकदम से रुक गई। वो अपनी पलकें उठाकर गौतम की तरफ देखने लगा। गौतम अपना सिर झुकाए कबीर के सामने खड़ा था। क्या कहा तुमने? 3 दिन से खाना नहीं खाया है? तो तुम मुझे कब बताने वाले थे? उसके मरने के बाद? गौतम थोड़ा माफी मांगने वाले लहजे में बोला, सॉरी बॉस, हमें लगा हम उसे खिला देंगे, लेकिन हमारे लाख समझाने पर भी वो खाना खाने का नाम ही नहीं ले रही है। गौतम की बात सुनकर कबीर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, तुम लोगों ने ऐसे समझाया? सीरियसली? उसके बाद वो हल्का सा हंसते हुए बोला, कमाल हो यार गौतम, तुम भी इतने सालों से तू मेरे साथ काम कर रहा है, क्या तुझे समझ नहीं आता कि हमारी लैंग्वेज समझाने की नहीं होती? खैर छोड़, चलो उस लड़की की अकल ठिकाने लगाते हैं। आखिर क्यों अयाना कर रही थी जिद, और क्या सजा देगा उसे कबीर टोंगरा? क्या शुभी की कोशिश लाएगी रंग और समायरा को आएगा होश? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कबीर खड़ा होकर आगे आगे चलने लगा और गौतम चुपचाप उसके पीछे। कबीर ने एक कमरे का दरवाजा खोला। उस कमरे में रोशनी दिखा गई, जिससे जमीन पर पड़ी लड़की के चेहरे पर रोशनी पड़ी और उसका चेहरा दिखाई देने लगा। अयाना काफी कमजोर लग रही थी क्योंकि उसने 3 दिन से खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। वो जमीन पर बेसुध होकर पड़ी हुई थी। कबीर अंदर आया और उसके साथ साथ गौतम भी हाथ में एक कुर्सी लेकर अंदर आया और वहां पर रख दी। कबीर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें जमीन पर पड़ी अयाना पर थी। अयाना धीरे धीरे अपनी पलकें उठाकर कबीर को देखने लगी और अपने सामने इस टेबल को देखकर उसे 3 दिन पहले वाले सारे मंजर याद आ गए। वो एक बार फिर से गुस्से से भर गई। अयाना जमीन से खड़ी हुई और गुस्से में दांत पीसने लगी। तुम यहाँ? कबीर बड़ी ही स्टाइल में कुर्सी पर बैठे हुए बोला, मैंने सुना है तुमने 3 दिन से खाने को हाथ नहीं लगाया। खा लो यार, इतनी भी क्या डाइटिंग करनी, ऑलरेडी 0 फिगर है तुम्हारा। और सच कहूं तो मुझे इंप्रेस करने के लिए तो काफी सेक्सी हो तुम। कबीर की बात सुनकर अयाना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कबीर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था ना कि अगर किसी दिन कबीर डोंगरा की मौत आई तो तुम्हारे हाथों आएगी, पर तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मारने से पहले तुम्हें ही मौत आ जाएगी। अयाना गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और ऐसी जिंदगी का कोई फायदा भी नहीं। भले ही मुझे मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ खाना मैं हरगिज नहीं खाऊंगी। अयाना की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आई। उसने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया, फिर उस सिगरेट को जमीन पर गिरा दिया और अपने पैर से कुचलकर बुझा दिया। अयाना चुपचाप खड़ी डार्क हाव भाव के साथ कबीर को देख रही थी। कबीर अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर काफी नटखट हाव भाव के साथ बोला, ऐसा है क्या? तो ठीक है फिर। अयाना कंफ्यूजन में कुछ समझ नहीं पाई। कबीर कुर्सी पर एक पैर दूसरे पैर पर रखकर बहुत ही स्टाइल में बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था जिसे वो एक एक घूंट करके पी रहा था और सामने का नजारा एंजॉय कर रहा था। सामने से अयाना गुस्से में चिल्लाकर बोली, कमीने, हरामजादे, उतारो मुझे यहाँ से वरना मैं कच्चा चबा जाऊंगी। कबीर की आंखों के ठीक सामने अयाना के हाथों को ऊपर की तरफ बांधा गया था और उसे बर्फ की मोटी सी सिल्ली पर खड़ा कर दिया गया। अयाना के पैरों के नीचे बर्फ थी और ऊपर से उसके हाथ बंधे हुए थे। वो लगातार चिल्ला रही थी,
और कबीर एक शैतान सी मुस्कान के साथ उसके चिल्लाने को एंजॉय कर रहा था। अयाना कबीर से बोली, मुझे नीचे उतारो। अभी क्या अभी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बांधने की? अयाना झटपटा रही थी, लेकिन उसके पैर बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा ठंडे हो गए थे, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। झटपटाने की वजह से हाथों में रस्सी के निशान पड़ गए थे, जिससे उसके हाथ लाल हो गए थे। कबीर अयाना से बोला, उतार दूंगा, पर पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम खाना खाओगी। अयाना चिल्लाकर बोली, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं तुम्हारा दिया हुआ पानी भी नहीं पीऊंगी, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। कबीर अपने कंधे उठाते हुए बेफिक्र होकर बोला, तुम मरो फिर। उसके बाद कबीर ने चुटकी बजाकर अपने कुछ गार्ड्स को इशारा किया। अयाना ये देखकर शॉक हो गई कि उसके गार्ड्स बाल्टी में बर्फ लेकर उसी की तरफ आ रहे हैं। अयाना ये देखकर चीख पड़ी, ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे पास बर्फ लेकर क्यों आ रहे हो? दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैं मार डालूंगी सबको। अयाना अपने हाथ पैर चला रही थी, पर कोई फायदा नहीं। सारे गार्ड्स अयाना के पास आए और उसके बाद बर्फ के छोटे छोटे क्यूब्स अपने हाथ में उठाकर अयाना के ऊपर डालने लगे। कुछ बर्फ के क्यूब्स तो अयाना के कपड़ों के अंदर चले गए। वो अचानक से झटपटाई और भी जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, ऐसे मत करो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। कमीनों, हरामजादों, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, छोड़ो मुझे। कबीर को अयाना की ऐसी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो अयाना से बोला, क्या अभी नहीं खाओगी? अयाना चिल्लाकर बोली, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत जिद्दी है। उसने एक चुटकी फिर से बजाई। इस बार उसकी चुटकी बजाने से अयाना की सांसें उसके हलक में अटक गई। आखिर क्या करने वाला है मेरे साथ? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? या तो मुझे अपने पास बुला ले, या इसके पास से निकाल ले। अयाना देखती है कि कुछ गार्ड्स हाथ में ठंडे बर्फीले पानी की बाल्टियां लेकर उसके पास आ रहे हैं, जिन्हें देखकर अयाना की आंखें बाहर निकल आई। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, प्लीज ये नहीं, पानी मत डालो मेरे ऊपर। अयाना चिल्लाती रही, लेकिन उस पर 4 बाल्टियां बर्फ के पानी की डाल दी गई, जिससे अयाना का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो बर्फ की तरह जम गई। अयाना की ऐसी हालत देखकर कबीर हंसने लगा। उसके पास में गौतम खड़ा था, जो अयाना की ऐसी हालत करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने बॉस के आगे कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो बस चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। अयाना पूरी तरह से कांपने लगी। कबीर अयाना से बोला, क्या अभी नहीं खाओगी? इस बार भी अयाना हल्की सी कपकपाती आवाज में बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अयाना की आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। कबीर अपना सिर खुजाते हुए बोला, ये तो कुछ ज्यादा ही टफ कंपटीशन दे रही है यार। कोई बात नहीं। अच्छा, इसके साथ वो लड़की भागी थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, अलीशा। उसे बांधो बर्फ के ऊपर, उसे टॉर्चर करते हैं, तब तो ये पक्का मान जाएगी। अलीशा का जिक्र सुनते ही अयाना की आंखें शौक से बड़ी हो गई। कबीर जाने लगा कि अयाना चिल्लाकर बोली, मैं खाऊंगी। अयाना की आवाज सुनकर कबीर के कदम वहीं रुक गए और उसके होठों पर शैतानी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे पता हो कि यही होने वाला था। वो अयाना की तरफ पलट कर बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। अयाना बहुत हारी हुई सी आवाज में बोली, मैं खा लूंगी, प्लीज वो अलीशा के साथ कुछ मत करो, वो छोटी बच्ची, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, थोड़ी तो इंसानियत रखो। इस पर कबीर कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ये बात तो है, उसे हम ज्यादा टॉर्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सह नहीं पाएगी। और वैसे भी मेरे सामने तुम इंसानियत की बात मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था स्वीटहार्ट, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं अपनी दुनिया का डेविल हूँ। उसके बाद कबीर अपने गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा करते हुए बोला। सब लोग वहां से चले गए। कबीर गौतम से बोला, इसे उतारो और खाना खिलाओ, अगली बार ये कोई जिद करे तो सीधा उस लड़की को टॉर्चर करो। कबीर वहां से चला गया। अयाना नफरत और गुस्से भरी नजरों से उसे जाता हुआ देखती रही। कबीर डूंगरा, किसी दिन मुझे मौका मिला, मैं तुम्हारी जड़ों को उखाड़ दूंगी, तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। अयाना एक मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़कर आग के सामने बैठी हुई थी और कांप रही थी। वो बर्फ से भीग गई थी तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग भी उस पर कोई असर नहीं कर रही है। गौतम उसके पास खाना लेकर आया। ये लीजिए, खा लीजिए, मैंने कमरे में हीटर लगवा दिया है, थोड़े समय में रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अयाना ने गौतम की तरफ देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे गौतम अच्छा इंसान लगता था। गौतम जाने लगा तो अयाना ने बोला, अलीशा, अलीशा कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? गौतम अयाना की तरफ देखकर बोला, उसकी चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, उसने खाना खा लिया है और वो फिलहाल आराम कर रही है। अयाना बस हल्का सा अपना सर हिला देती है। थैंक गॉड, कम से कम अलीशा तो ठीक है। गौतम फिर से जाने लगा कि अयाना बोल पड़ी, रुको। गौतम अयाना की तरफ पलट कर देखता है। अयाना गौतम से बोली, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन तुम कबीर जैसे इंसान के साथ काम क्यों करते हो? उस डेविल के साथ काम करने में क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने मेरे परिवार को मार डाला, हो सकता है कि वो तुम सबके परिवार को भी मार डाले। ये सब जानते हुए भी कि वो कितना खतरनाक है, तुम लोग उसके साथ काम कैसे करते हो? ये सुनकर गौतम अयाना से बोला, वो मेरा बॉस है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम की है और उनके एक ऑर्डर पर मैं मारने और मरने दोनों के लिए तैयार हूँ। अयाना एक कड़वी सी मुस्कान के साथ बोली, जिस दिन वो तुम्हारे परिवार पर मुसीबत बनकर आएगा ना, उस दिन तुम्हारी सारी वफादारी धूल में मिल जाएगी। कबीर जैसा इंसान अपने वफादार पर भी रहम नहीं कर सकता, उसमें तो इंसानियत का कतरा भी नहीं है। अयाना की बात सुनकर गौतम बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके हाव भाव एकदम से बदल गए, जैसे कि उसे कुछ दर्दनाक याद आ गया। कबीर अपनी पर्सनल जिम में वर्कआउट कर रहा था। उसकी बॉडी वाकई में खूबसूरत थी और पसीने में भीगी हुई और भी ज्यादा लाजवाब लग रही थी। तेज म्यूजिक के साथ वर्कआउट करना कबीर का सबसे पसंदीदा काम था। तभी अचानक म्यूजिक बंद हो गया और एकदम से पुशअप मारता हुआ कबीर रुक गया। बिना पीछे मुड़े, बिना ये देखे कि कौन है, किसने म्यूजिक बंद किया है, वो बोला, गौतम तुम जानते हो जिम के समय मुझे दखलंदाजी पसंद नहीं, म्यूजिक शुरू करो। कबीर फिर से शुरू हो गया। गौतम को कोई हैरानी नहीं थी कि कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे उसे पहचान लिया, क्योंकि कबीर का नापसंद काम अगर कोई करने की हिम्मत कर सकता था तो वो सिर्फ गौतम था। अगर कोई और होता
कबीर नहीं, उसकी गन बोलती। गौतम म्यूजिक दोबारा ऑन करता है, बल्कि कबीर के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तो जरूरी बात करनी थी आपसे, कबीर ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा। फकिंग डोंट केयर गौतम, मैंने कहा म्यूजिक ऑन करो। कबीर लगातार पुशअप मार रहा था। गौतम एक गहरी सांस लेकर कबीर से बोला, अगस्त्य आया है। अगस्त्य का नाम सुनते ही कबीर रुक गया। आखिर कबीर के पास क्यों आया था अगस्त्य? क्या रिश्ता था उन दोनों के बीच? क्या आयाना को मिलेगी कभी कबीर के कैद से आजादी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगस्त्य का नाम सुनकर कबीर के हाथ जहां थे वहीं रुक गए और 1 मिनट के लिए कबीर बिल्कुल स्टैच्यू बन गया। कुछ सेकंड के बाद उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर गौतम की तरफ उठकर कंफ्यूजन में उसे देखती है और वो एक बार फिर से कंफर्म करता है, क्योंकि उसे लगा शायद उसने गलत सुना। उसने फिर से पूछा, कौन आया है? गौतम जानता था कि कबीर कुछ ऐसा ही रिएक्ट करने वाला था, इसीलिए वो एक बार फिर से साफ आवाज में बोला, अगस्त्य आया है आपसे मिलने के लिए। ये सुनकर कबीर अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए बोला, व्हाट? उसके बाद कबीर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कुछ हद तक ऐसे हाव भाव थे जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगस्त्य उसके सामने आएगा। कबीर अपने कपड़े पहनकर गौतम के साथ चल दिया। थोड़ी ही देर में जब कबीर गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। कबीर उस आदमी को आखिर कैसे नहीं पहचानता? कद काठी में बिल्कुल उसके जितना, उसी की तरह खतरनाक ऑरा और गजब की पर्सनालिटी के साथ अगस्त्य वहां खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। कबीर अगस्त्य के पीछे खड़ा होकर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ बोला, अगस्त्य राव। अगस्त्य ने पलटकर कबीर की तरफ देखा। कबीर और अगस्त्य दोनों में से कोई भी किसी भी तरह से कम नहीं था। दोनों ही माफिया की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम थे। उनकी खूबसूरती, उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा, उनकी बॉडी, सब कुछ लगभग एक जैसा था। न कोई एक से ज्यादा था, न कोई दूसरे से कम। दोनों एक दूसरे को बड़ी ही ठंडी आंखों से देख रहे थे, पर कबीर के चेहरे पर एक छेड़ने वाली मुस्कान थी, एक तिरछी सी मुस्कान। उसने उसी सरकास्टिक लहजे में पूछा, क्या बात है? अगस्त्य राव के शुभ कदम आज मेरे घर के आंगन में कैसे पड़ गए? अगस्त्य के एक्सप्रेशंस कठोर पड़ गए। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तुम आज भी नहीं बदले, हमेशा मौका ढूंढते हो ताना मारने का। इस बात पर कबीर हंसते हुए बोला, अब यही तो मेरी पर्सनालिटी है, तुम नहीं समझोगे। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं, आखिर काफी अरसे बाद मिले। अगस्त्य कुर्सी पर बैठ गया। कबीर भी कुर्सी पर बैठकर सामने रखी टेबल पर अपने एक पैर को रखकर दूसरे पैर उसके ऊपर रख लिया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे अपने मुंह में रखकर लाइटर से जलाया और फिर सिगरेट का पैकेट अगस्त्य की तरफ फेंक देता है। अगस्त्य ने एक हाथ से उस पैकेट को पकड़ लिया। उसके हाव भाव काफी सख्त थे, जैसे उसे यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं और सामने बैठे इंसान से तो उसे पर्सनली चिढ़ थी। गौतम अपने हाथ बांधकर पीछे चुपचाप खड़ा था। सिगरेट का एक कश लगाते हुए कबीर ने अगस्त्य से पूछा, तो फिर बड़े सालों बाद दिखाई दिया? मैं श्योर हूँ कि अगर अपने ईगो को पैरों के नीचे कुचल कर यहाँ तुम आए हो तो वजह भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अगस्त्य अपनी डार्क आंखों को कबीर की तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हारी मदद चाहिए। अगस्त्य की बात सुनकर कबीर अपनी भौहें ऊपर उठा लेता है। वो अविश्वास के साथ अगस्त्य को देखता है, मानो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा हो जो उसने अभी अभी सुना। कबीर ने उसे कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलना। कबीर की हरकत से अगस्त्य काफी इरिटेट हो गया, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगस्त्य की बात प्रोसेस करने के बाद कबीर हंसने लगा। अगस्त्य गुस्से और कंफ्यूजन में कबीर को देखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। कबीर हंसते हुए गौतम की तरफ देखकर बोला, गौतम, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? द ग्रेट अगस्त्य राव हमारी मदद मांगने आया है। क्या बात है, ये तो बहुत आइकॉनिक मोमेंट है, इसे तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए, है ना? अगस्त्य ने अब की बार थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहा, इनफ कबीर, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कबीर बोला, ओके, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए जरा हंसी छूट गई। उसके बाद कबीर ने थोड़ा सीरियस होकर अगस्त्य से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास मदद मांगने आओगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कबीर के मुंह से ये शब्द अगस्त्य और गौतम दोनों के लिए एक्सपेक्टेड थे। वो दोनों कबीर को अच्छे से जानते थे। इतनी आसानी से कबीर किसी की मदद कर दे, ये तो गजब ही हो जाए, और खासकर अगस्त्य की। कबीर की बात सुनकर अगस्त्य उसकी मदद के बदले में एक कीमत ऑफर करते हुए बोला, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें जितनी कीमत चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी। इस बात पर कबीर ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली और फिर सिगरेट का एक कश लगाकर धुआं हवा में उड़ाते हुए बोला, अगस्त्य राव, तुम्हें बिना चश्मे के नहीं निकलना चाहिए था घर से। तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आजकल तुम्हारी आंखें कमजोर जो हो गई है। इस बात पर अगस्त्य थोड़ा इरिटेट होकर बोला, मेरी आंखें कमजोर नहीं है, कुछ भी बकवास मत करो। तो इस बात पर कबीर ने काफी सीरियस आवाज में जवाब दिया, अगर कमजोर नहीं है तो क्या तुम्हें अपने चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? जरा अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, ये शान और शौकत मेरी। तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कोई कमी है जो मैं तुम्हारे पास आकर भीख मांगूंगा, या 4 पैसों के लिए तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगा? ये पैसों की धौस किसी और को जाकर दिखाना। यहाँ तुम मेरी मदद मांगने आए हो तो एक प्रॉपर रीजन दो मुझे, क्यों करूं मैं तुम्हारी हेल्प? अगस्त्य जानता था कि कबीर उसकी पेशेंस की टेस्ट ले रहा है, और सच कहे तो अगस्त्य काफी कम पेशेंस वाला आदमी था। फिर भी आज वो अपना धैर्य खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे वाकई में कबीर की मदद चाहिए थी। अगस्त्य वो शब्द आखिर बोल ही देता है जो वो कभी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता था। कबीर बड़े ही स्टाइल में बैठा हुआ एक तिरछी सी मुस्कान के साथ अगस्त्य के चेहरे को और उस पर छा रहे मिनट मिनट में कई भावों को अच्छे से नोट कर रहा था। वो एक बार फिर से बोला, मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? अगस्त्य आंखें बंद कर अपनी इरिटेशन और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो आंखें खोलकर कबीर से कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प करो, क्योंकि हम भाई हैं। अगस्त्य की बात सुनकर कुछ पल के लिए वहाँ बड़ा सन्नाटा सा छा गया। कबीर के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, जैसे उसने अगस्त्य से वो काम करवा दिया हो जो वो कभी करना नहीं चाहता। चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कबीर बोला, ओह सच में? मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में मेरा कोई सो कॉल्ड ब्रदर भी है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। पता नहीं क्यों मेरे विधुर बाप को तुम्हारी विधवा माँ पे इतना प्यार आ गया।
कि उन्होंने मुफ्त में मुझे एक सौतेला भाई चिपका दिया। अगस्त्य ने अपनी मुट्ठी को जोर से कस लिया। उसके लिए कबीर को बर्दाश्त करना अब लिमिट से बाहर हो रहा था। उसका पेशेंस हद तक पहुंच गया था और किसी भी वक्त टूटने वाला था। पर फिर भी वो अपने पूरे सेल्फ कंट्रोल के साथ कबीर की बकवास सुनता जा रहा था। कबीर अगस्त्य से बोला, सो फाइनली माय स्टेप ब्रदर, बोलो क्या मदद चाहिए? अपने स्टेप ब्रदर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता। अगस्त्य अपनी जेब से पीयूष की एक फोटो निकालकर टेबल पर पटकते हुए बोला, इसे ढूंढना है। कबीर ने पैर नीचे किया, थोड़ा सा आगे बढ़कर टेबल से उस फोटो को उठाया और फिर अपने पैर टेबल पर रख लिया। वो बड़े गौर से उस फोटो को देखते हुए बोला, काफी जानी पहचानी सी फोटो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस इंसान को शायद कहीं देखा है। तभी अचानक कबीर ने अपनी नजरें उठाकर अगस्त्य की तरफ देखकर पूछा, याद आया, ये तो तुम्हारा सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है ना? क्या नाम था इसका? कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कबीर फिर से बोला, हाँ पीयूष खन्ना है ना? अगस्त्य हल्का सा अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ वही है, पीयूष खन्ना। इसे ढूंढना है। इस बात पर कबीर ने कहा, क्यों? किसी ने इसे किडनैप कर लिया क्या? और अगर कर लिया है तो तुम्हारे लिए इसे ढूंढना इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? आई मीन अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे भी तो उतने कनेक्शन है जितने मेरे। फिर इसे ढूंढने की रिक्वेस्ट मेरे पास क्यों लेकर आए हो? और किसने उठाया है इसे? कबीर ने अगस्त्य की बातों का गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, किसी ने नहीं उठाया। ये बस्टर्ड बहुत बड़ा नुकसान करके भागा है। इसे पकड़कर अपने हाथों से मुझे खत्म करना है। अगस्त्य की बात सुनकर एक पल के लिए गौतम और कबीर दोनों हैरान हो गए, पर अगले ही पल कबीर के चेहरे पर हैरानी के भाव सरप्राइजिंग हाव भाव में बदल गए। उसने पूछा, सीरियसली? तुम जैसे शार्प इंसान को कौन धोखा दे सकता है? ये तो फिर गजब का आदमी है जो तुम्हें धोखा दे सकता है। उसमें वाकई में कोई बात तो होगी। कबीर गौर से उसकी फोटो को देखता है। अगस्त्य अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। पीयूष के बारे में और उसके किए नुकसान के बारे में सोचते ही उसका खून अंदर ही अंदर खौलने लगा। कबीर अगस्त्य से बोला, वैसे क्या उखाड़ लिया इसने तुम्हारा जो तुम इसकी जान के पीछे पड़ गए? ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसे ही मारना चाहते हो तुम? फिर तो इसने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बोला, हाँ बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि इसे 1000 बार भी मारूं तो उस नुकसान की भरपाई ना हो। उसके बाद अगस्त्य कबीर की तरफ देखते हुए बहुत गंभीर आवाज में बोला, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इसे ढूंढेगा या नहीं? कबीर ये महसूस कर चुका था कि अगस्त्य इस चीज को लेकर इतना ज्यादा गंभीर है कि कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं करेगा। फाइनली कबीर एक गहरी सांस लेकर उस फोटो को टेबल पर वापस रखते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं अपने कनेक्शंस को एक्टिव कर दूंगा और इसे ढूंढने को बोल दूंगा। अगस्त्य खड़ा होकर कबीर से बोला, ऑलराइट देन। वो जाने लगा तभी कबीर बोल पड़ा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर अगस्त्य के कदम ठिठक गए। क्या शर्त रखेगा कबीर अगस्त्य के सामने? क्या कबीर करेगा मदद पीयूष को ढूंढने में, या अगस्त्य लौटेगा ना उम्मीद होकर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कबीर के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर अगस्त्य के कदम एकदम से रुक गए। उसने मुड़कर कबीर की तरफ घूर कर देखा और कड़क आवाज में पूछा, कैसी शर्त? कबीर बोला, क्या एहसान फरामोश आदमी है यार। एक तो मैंने अपने ईगो को साइड में रखकर इसकी मदद करने के लिए हाँ बोला, ऊपर से ना थैंक यू ना कुछ, बस पीठ दिखाकर भाग रहा है। अगस्त्य ने पलट कर कबीर से कहा, जब इसे ढूंढ दोगे तब थैंक यू बोल दूंगा, वरना मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखो। इतना कहकर अगस्त्य बिना पलटे ही वहां से चला गया। अगस्त्य के जाते ही कबीर के चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए। गौतम कबीर के पास आकर बोला, अगर आप कहें तो पता करूं कि इस आदमी ने क्या किया है अगस्त्य के साथ? कबीर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, कम ऑन, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत काम है। इसने उसके साथ कुछ भी किया, हमें अगस्त्य और उसकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। इस फोटो को हमारे कनेक्शन में फैला दो और उन्हें सख्त ऑर्डर दो कि ये इंसान जहां भी हो तुरंत दबोच कर मेरे पास लेकर आए। कबीर खड़ा हुआ और वहां से चला गया। गौतम ने उस फोटो को उठाया और तुरंत अपने काम में लग गया। इधर अगस्त्य की गाड़ी अपने बंगले के बाहर आकर रुकी। वो गाड़ी से निकला और बंगले के अंदर चला आया। काफी रात हो गई थी, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। वो कई दिनों से घर से बाहर था। आज कई दिनों बाद वो वापस घर लौट कर आया। अंदर आकर अगस्त्य ने पूरे घर में नजर डाली, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, कहाँ गए सब लोग? अच्छा याद आया, नौकरों को तो मैंने छुट्टी दे दी थी। ये बात याद आते ही उसे शुभी का ख्याल आ गया। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और कुछ सोचकर सीधा वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बिस्तर पर आराम से सो रही शुभी पर पड़ी। शुभी कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। पूरे घर का काम करने के बाद वो समायरा के पास ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती थी, बातें करती थी। हर वक्त उसे अगस्त्य के लौट आने का डर रहता था, इसीलिए वो कभी चैन से नहीं सो पाती थी। आज उसकी जबरदस्त नींद लगी हुई थी। अगस्त्य चलकर शुभी के बिस्तर के पास आ गया। वो देखता है कि शुभी चैन से बहुत आराम से सो रही है। खिड़की से आ रही रोशनी हल्के से उसके चेहरे पर पड़ रही है। कमरे की लाइट्स बंद है, बस चांद की रोशनी से हल्का सा उजाला है। शुभी उस मून लाइट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि अगस्त्य की आंखें उसके चमकते हुए चेहरे पर टिक गई। अचानक ही अगस्त्य सब कुछ भूल गया और बस उसकी नजरें शुभी के खूबसूरत चेहरे पर जम गई। पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ शुभी के चेहरे की तरफ बढ़ा, उसके बहुत करीब आ गया। शुभी के मासूम से चेहरे को देख उसे ख्याल आया, कहीं मैं वाकई इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। अगस्त्य का दिल पिघल रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने इमोशंस को काबू किया और अपने हाथों को पीछे खींचते हुए खुद से बोला, नहीं, जब उस हैवान ने मेरी बहन के साथ वो सब किया तो उसने एक बार भी नहीं सोचा अब मैं भी किसी पर रहम नहीं करूंगा। बदले की आग अगस्त्य को अंधा बना रही थी और वो चाहकर भी शुभी की अच्छाई को देखना नहीं चाहता था। अगस्त्य के हाव भाव वापस डार्क हो गए। वो हल्की सी सॉफ्टनेस जो कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर थी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी, एकदम से डार्कनेस में बदल गई। सामने टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर अगस्त्य ने एक झटके से पूरा जग का पानी शुभी के चेहरे पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, और जाओ। शुभी जोर से हाँफते हुए एकदम से उठ गई। कुछ सेकंड तक तो उसे होश ही नहीं रहा कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। जब उसे थोड़ा होश आया तो अपने सामने अगस्त्य के खतरनाक गुस्से वाले चेहरे को देख उसका दिल दहल गया। उसकी धड़कन तेज हो गई, आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए बोली, तुम कब आए? शुभी काफी घबराई हुई थी। अगस्त्य जग को फेंकते हुए शुभी को अपने करीब खींचकर बोला, मेरे बिना बहुत चैन से सो रही थी तुम? तुम्हें देखकर लग रहा है कि मेरी गैर हाजिरी का काफी अच्छा फायदा उठाया है तुमने। बहुत एंजॉय कर रही थी ना मेरे बिना? अगस्त्य की सांसों से शराब की स्मेल आ रही थी।
जो बता रही थी कि वो काफ़ी ड्रिंक करके आया है। स्ट्रेस और टेंशन के चलते ड्रिंक और स्मोकिंग इन दिनों अगस्त ने बहुत ज़्यादा की थी, इसीलिए वो अभी थोड़ा नशे में था, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने होश खो बैठे। शुभी थोड़ी डरी हुई सी आवाज़ में बोली, वो वो मेरी मेरी बस आँख लग गई। अगस्त ने शुभी के चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकती हो तुम। इतनी मासूमियत आखिर लाती कहाँ से हो? शुभी कुछ नहीं बोल पाई, वो बस घबरा रही थी अगस्त के इतने करीब होने से। अगस्त शुभी की कमर से अपनी पकड़ छोड़ते हुए बोला, जाकर मेरे लिए शराब लेकर आओ, मुझे आज ड्रिंक करने का बहुत मन हो रहा है। आज तुम मुझे अपने हाथों से ड्रिंक करवाओगी, कमान जल्दी करो। अगस्त की बात सुनकर शुभी सोचने लगी, मन हो रहा है, ये तो ऑलरेडी इतनी ड्रिंक करके आया, अभी इसे और भी पीनी है। जब अगस्त ने देखा कि शुभी अब भी वहीं खड़ी है, तो वो थोड़ा जोर से चिल्लाया, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जाओ और शराब लेकर आओ। अगस्त ने इतनी जोर से चिल्लाया कि शुभी का पूरा बदन कांप गया। उसने घबराकर जवाब दिया, मैं भी लेकर आती हूँ। ये बोलकर शुभी फुल स्पीड में वहां से रफू चक्कर हो गई और अगस्त ने सोफे पर जाकर अपना कोट फिर अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी और जमकर बैठ गया। अगस्त वहीं सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में शराब का ग्लास था और नजरें सामने बैठी हुई शुभी पर थी। शुभी के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे और वो ठंड से कांप रही थी। शुभी ने इस वक्त एक साड़ी पहन रखी थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। शुभी को इस तरह कांपता हुआ अगस्त बहुत अच्छे से देख पा रहा था। शुभी चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी थी और अगस्त के ग्लास में वाइन डालकर उसे दे रही थी। वो काफी थकी हुई थी, उसे बड़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन सच कहे तो अपनी आंखों के सामने बैठे इस डेविल को देखकर उसकी नींद कौन सी पतली गली से निकल गई पता ही नहीं चला। अब उसे डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। बस चुपचाप बैठी, जैसा अगस्त उसे बोल रहा था ऐसा कर रही थी। वो ये कोशिश भी कर रही थी कि गलती से भी अगस्त को किसी चीज़ का गुस्सा ना आ जाए, वरना उसकी खैर नहीं। जब अगस्त देखता कि शुभी पूरी गीली हो चुकी है, तो वो शुभी से बोला, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम करो। शुभी ने हैरानी से अगस्त की तरफ देखते हुए खुद से कहा, क्या इसे टेम्परेचर कम करना है? गर्मी लग रही है? हाँ, इसे भी लगेगी ना, भर भर के शराब छुपी रहा है, क्या इसे मेरी हालत दिखाई नहीं देती? एक तो मुझे पूरा भिगा दिया, ऊपर से एसी में मुझे इतनी ठंड लग रही है। अब ये क्या कमरे को शिमला बनाना चाहता है? शुभी को कुछ न करता हुआ उसे चुपचाप घूरता हुआ देख अगस्त ने अपनी भौं ऊपर कर उससे कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगस्त की आवाज़ सुनकर शुभी ने अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे से जवाब दिया, हाँ मैं अभी कर देती हूँ। शुभी एयर कंडीशनर का रिमोट लेकर आई और टेम्परेचर कम करके कूलिंग को बढ़ा दिया। अब शुभी को पहले से भी ज़्यादा ठंड लगने लगी, उसका पूरा बदन कँपकँपाने लगा। अंदर ही अंदर वो अगस्त को गालियाँ दे रही थी, पर बाहर से चूं तक करने की हिम्मत नहीं थी उसकी। उसे पता था कि अगर उसने गलती से भी इस डेविल को गुस्सा दिला दिया तो ये उसे कच्चा ही चबा जाएगा। अपना ग्लास खाली होने पर अगस्त ने ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया। शुभी फिर से बोतल उठाकर कपकपाते हाथों से ग्लास में वाइन डालने लगी। अगस्त देखता है कि शुभी के हाथ कांप रहे हैं, वाइन ग्लास में भी जा रही है और थोड़ी नीचे भी गिर रही है। जैसे तैसे करके वो ग्लास में वाइन डालकर बोतल को वापस टेबल पर रखती है और ग्लास उठाकर इस तरह कांपते हाथों से अगस्त की तरफ बढ़ाती है। अगस्त ग्लास अपने हाथों में लेकर उसकी सिप लेने लगा। उसे जैसे शुभी को कांपते हुए देखने में मजा आ रहा था। जब शुभी का चेहरा ठंड से सफेद पड़ गया तो अगस्त ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है? अगस्त के शब्द सुनकर शुभी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी गर्दन को ना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं। तो ये सुनकर अगस्त के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, शैतानी सी तिरछी मुस्कान। उसने अनजान बनते हुए पूछा, तो फिर इतना कांप क्यों रही हो? अपनी साड़ी को बदन पर लपेटे हुए शुभी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं तो मैं कांप रही हूँ। शुभी झूठ बोली, लेकिन उसका झूठ अगस्त साफ साफ देख पा रहा था। उसने अभी अभी जो शर्ट निकाली थी उसे शुभी की तरफ फेंक दिया, जो शुभी के मुंह पर जाकर लगी और उसके हाथों पर गिर गई। शुभी ने कंफ्यूजन में उस शर्ट को देखा तो अगस्त शुभी से बोला, जाकर कपड़े बदल कर आओ, इस साड़ी को निकालो और इस शर्ट को पहन कर आओ। क्या? अचानक ही शुभी के मुंह से निकल गया। ये सुनकर अगस्त ने फिर से उसे घूरकर देखा। आखिर क्या था अगस्त का इरादा? क्या शुभी को तड़पाने का था प्लान, या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शुभी ने कंफ्यूजन में उस शर्ट को देखा तो अगस्त शुभी से बोला, जाकर कपड़े बदल कर आओ, इस साड़ी को निकालो और इस शर्ट को पहन कर आओ। क्या? अचानक ही शुभी के मुंह से निकल गया। ये सुनकर अगस्त ने फिर से उसे घूरकर देखा। शर्ट देखकर शुभी थोड़ा हैरान हो गई। उसने अगस्त को मना करते हुए कहा, नहीं मैं इसी में ठीक हूँ। शुभी के मना करने पर अगस्त के हाव भाव से गुस्सा झलकने लगा। उसने तीखी आवाज में कहा, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रही हो? अगस्त की डाक आवाज सुनकर शुभी की कपकपी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने नाम ही सा हिला दिया तो अगस्त ड्रिंक की सिप लेते हुए बोला, तो फिर जैसा कहा है वैसा करो, जाओ साड़ी उतार के ये शर्ट पहन कर आओ। शुभी जाने में काफी ज्यादा हिचकिचाने लगी। उसे न जाते हुए देखकर अब अगस्त को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी है ना? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम बाथरूम में जाकर शर्ट चेंज करके आओ या फिर मैं यहीं अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े चेंज करता हूँ। अगस्त की बात सुनकर शुभी की धड़कन घबराहट के मारे तेज हो गई। उसने झट से कहा, नहीं मैं चेंज करके आती हूँ। शुभी शर्ट लेकर बाथरूम में भाग गई और फटाक से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाते ही वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी और धड़कनें भी। उसने परेशान होकर अपने आप से कहा, भगवान मुझे बहुत डर लग रहा है कि सब आखिर कब तक चलने वाला है, इससे तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। कुछ देर तक अगस्त की नजरें बाथरूम के दरवाजे पर ही थी, जैसे वो उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अगस्त के चेहरे पर इरिटेशन, गुस्सा और बेसब्री झलकने लगी और उसने चिल्लाकर कहा, इतना टाइम नहीं दिया था मैंने तुम्हें, साड़ी निकालकर शर्ट पहनने में 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तुम ऑलरेडी 15 मिनट लगा चुकी हो। अब अगर 2 मिनट में तुम बाहर नहीं आई तो मुझे दरवाजा तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगस्त की आवाज सुनकर शुभी कांप उठी और जल्दी से उसने साड़ी उतारकर शर्ट पहन ली। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। शुभी नंगे पैर बाथरूम से बाहर निकल रही थी। अगस्त ने नशीली आंखों से शुभी को देखा। वो सोफे पर लेटा हुआ था, पर शुभी को देखकर तो मानो वो एक पल के लिए अपने होश ही खो बैठा। शुभी उस शर्ट में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने शॉर्ट कपड़े कभी पहने नहीं,
लेकिन अगस्त जिस नज़र से उसे देख रहा था, उसे लेकर उसके जो इरादे उसे समझ आ रहे थे, उसकी वजह से शुभी को डर भी लग रहा था और उसका पूरा बदन कांप भी रहा था। अगस्त की आंखें डार्क हो गई, लेकिन गुस्से से नहीं, शायद किसी और चीज़ से। वो शुभी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देख रहा हो, कोई भूखा शेर हिरन को देख रहा हो, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया हो। अगस्त की नजरें शुभी के जिस्म से हट ही नहीं रही थी, लाख चाहने के बाद भी हट नहीं रही थी। शुभी का पतला सा शरीर, उसकी मखमली सॉफ्ट नाजुक बॉडी, मक्खन से भी ज्यादा मुलायम उसकी स्किन और मलाई से भी ज्यादा सफेद उसका रंग। शुभी एक परफेक्ट लड़की थी। उसके चेहरे की घबराहट और झुकी हुई आंखें, उसका बार बार उस शर्ट को नीचे खींचकर जितना हो सके उतना अपने आप को कवर करने की फालतू कोशिश उसे बहुत ज्यादा सडक्टिव बना रही थी। अगस्त ने सोफे से पैर नीचे किया, ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया और उठकर शुभी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अगस्त को अपनी तरफ आता देख शुभी अपने कपड़ों को मुट्ठी में जोर से कसकर अपने आप में सिमट गई। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। अगस्त ने सिर्फ पैंट पहन रखी थी, ऊपर कुछ भी नहीं था। इसकी हार्ड मस्कुलर बॉडी, उसके 8 पैक्स, बाइसेप्स, सब कुछ इस वक्त अनकवर्ड थे। अगर सिचुएशन कोई और होती तो शायद शुभी इस वक्त दौड़कर अगस्त की बाहों में आकर समा जाती, लेकिन इस वक्त हालात जैसे थे, दोनों के बीच सिचुएशन जैसी थी। शुभी को सिर्फ अगस्त से डर लगने लगा था, सिर्फ डर। अब उसका करीब आना शुभी के लिए एक ट्रॉमा बन चुका था। अब उसका छूना शुभी को सिर्फ तकलीफ देता था, लेकिन अगस्त को तो जैसे इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वही करता था जो वो करना चाहता था। शुभी के करीब पहुंचकर अगस्त ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शुभी हैरान होकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अगस्त एक शैतानी सी मुस्कान के साथ शुभी को बिस्तर की तरफ ले जाते हुए बोला, आई एम हंग्री नाउ, आई वांट टू ईट यू स्वीट हार्ट। शुभी एक बार फिर एक नाजुक हिरनी की तरह भूखे शेर के जाल में फंस चुकी थी, जहां से बचने का वो ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। अगस्त ने शुभी को ले जाकर बिस्तर पर गिरा दिया, लेकिन शुभी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कमरा शिमला की तरह ठंडा हो गया था, लेकिन शुभी के माथे पर पसीने आ रहे थे। अगस्त धीरे धीरे शुभी के करीब आया, उसे बिस्तर पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बहुत ज्यादा नशे में था। शुभी डर के मारे अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठी में कस लेती है। अब जो होने वाला था वो उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। अगस्त जैसे ही शुभी की गर्दन पर किस करने वाला होता है, तभी शुभी कड़क होकर डरी हुई सी आवाज में आंखें बंद करके सिर्फ इतना बड़बड़ाई, मामा। उसकी आवाज में डर था, बहुत ज्यादा डर। वो डर से पूरी तरह कांप रही थी। अगस्त के सीने के नीचे दबा हुआ शुभी का सीना इतने जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन अगस्त के बदन में गूंज रही थी। शुभी जानती थी कि अगले ही पल वो अगस्त की हैवानियत का शिकार होने वाली थी और उसे कोई नहीं बचा सकता था। उसने इतनी कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी, शायद उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसकी प्रॉब्लम टल जाए। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब अगस्त उसे नोच कर खाने वाला था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो शुभी ने कभी नहीं सोचा था। वो कुछ महसूस करती है, जिसे महसूस कर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके हाव भाव थोड़े रिलैक्स होने लगते हैं। वो अपने कान के पास बहुत हल्के से खर्राटों को महसूस करने लगती है। खर्राटों की आवाज सुनकर शुभी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अगस्त्या अपने ऊपर पहाड़ जैसे वजन वाले इंसान को वो हल्का सा हिलाती है। वो अगस्त को अपने ऊपर से जब बगल में हल्का सा धक्का देकर हटाती है तो अगस्त उसके ऊपर से बहुत आसानी से बगल में गिर जाता है। तब शुभी देखती है कि अगस्त बहुत गहरी नींद में जा चुका है। अगस्त को सोता हुआ देखकर शुभी राहत की सांस लेकर भगवान को थैंक यू बोलती है। हाँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, आज तो आपने बाल बाल बचा लिया। उसके बाद शुभी फटाफट बिस्तर से खड़ी हो गई। वो कमरे से चली जाना चाहती थी। उसने फटाफट बाथरूम जाकर कपड़े चेंज कर लिए। बाहर आने के बाद उसने एक नजर अगस्त को देखा। वो नींद में डूबा हुआ था। शुभी ने एयर कंडीशनर का रिमोट उठाया और टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया और अगस्त के पास जाकर उसे ठीक से सुलाकर सिर के नीचे तकिया रख दिया और ब्लैंकेट उसके ऊपर ढक दिया। ये सब करते हुए उसे काफी डर लग रहा था कि कहीं ये शैतान जाग ना जाए, लेकिन अगस्त बहुत गहरी नींद में था, इसीलिए नहीं जागा। आखिर में शुभी ने राहत की सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, ये सो गया और मैं बच गई, वरना आज पता नहीं क्या होने वाला था। लेकिन अब मैं कहाँ जाकर सो? अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शुभी ने धीरे से कमरे से बाहर निकलकर बहुत सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया और सीधी समायरा के कमरे में चली गई। आज रात वो वहीं सोने वाली थी। उसके दरवाजा बंद करके चले जाने के बाद अगस्त्या ने अपनी आंखें खोल दी। वो जाग रहा था, सोया नहीं था, बस सोने का नाटक कर रहा था। क्यों कर रहा था पता नहीं, लेकिन जब उसने शुभी को इतना डरा हुआ देखा तो वो आगे कुछ नहीं कर पाया। उसे नहीं पता था कि उसने क्या और क्यों किया। एक पल के लिए तो वो जैसे सब कुछ भूल गया था। वो नशे में था पर फिर भी काफी होश में था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद अगस्त फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस बार वो वाकई में गहरी नींद में सो गया। आयाना पिछले कुछ दिनों से इस कमरे में पड़ी रहती है। हर रोज 3 वक्त उसके लिए खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। पहले के मुकाबले अब आयाना काफी नॉर्मल रहने लगी थी। पिछले 1 हफ्ते से वो ऐसे कमरे में बंद थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। आयाना को अपने मम्मी पापा की काफी याद आ रही थी। वो बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी दरवाजा खुला और गौतम खाने की प्लेट लेकर कमरे के अंदर एंट्री करता है। उसने देखा कि आयाना चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई है। वो खाने को टेबल पर रखते हुए बोला, खाना खा लेना याद से। गौतम जाने लगा कि आयाना तुरंत बोल पड़ी, गौतम। गौतम पलट कर आयाना की तरफ देखता है। आयाना शुरू में थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने बोल ही दिया, एक्चुअली मैं यहाँ पर काफी दिनों से पड़ी पड़ी बहुत बोर हो गई हूँ। क्या तुम मुझे पढ़ने के लिए कुछ किताबें ला सकते हो? मेरा टाइम पास हो जाएगा और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर कितने दिन और सड़ना होगा। आयाना की बात सुनकर गौतम अपना सर हिलाता है। ठीक है, आपके लिए किताबें ला दूंगा। इतना कहकर गौतम वहां से चला गया। आयाना कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती गौतम जा चुका था। आयाना एक गहरी सांस लेती है और बिस्तर से उठकर टेबल के पास आई, खाना खाने लगी। आयाना इस बंद कमरे में पड़े पड़े काफी ज्यादा तंग आ गई थी। एक तो यहाँ पर कोई खिड़की भी नहीं थी कि बाहर की दुनिया को देखा जा सके। आयाना की आंखों में आंसू भर आए और उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी इस शैतान की कैद से निकल पाऊंगी? आखिर क्या होने वाला था आयाना के नसीब का फैसला? क्या गौतम बनेगा उसका मददगार? क्या अगस्त्या के दिल में जाग चुकी थी शुभी के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आयाना का कमरा अच्छा खासा और काफी लग्जूरियस था। यहाँ पर एक एयर कंडीशनर, टीवी, बड़ा सा नर्म बिस्तर, सब कुछ था। लेकिन आयाना का तो यहाँ दम घुटने लगा था। वो यहाँ से जाना चाहती थी,
लेकिन वो जानती थी कि वो नहीं जा पाएगी क्योंकि कोशिशें वो पहले भी कर चुकी थी और हर बार नाकाम रही थी। वो डेविल उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। खाना खाने के बाद अयाना ने टीवी ऑन कर ली, मगर टीवी में कोई न्यूज़ चैनल नहीं था, कुछ मूवीज़ के और कुछ कार्टून चैनल थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अयाना ने फ्रस्ट्रेट होकर रिमोट फेंक दिया। अजीब संख्या आदमी है, कोई न्यूज़ चैनल तक नहीं देखने देता। क्या मुझे ये भी जानने का हक नहीं कि बाहर चल क्या रहा है? शाम को गौतम फिर से खाना लेकर आया। उसके साथ एक और आदमी आया जिसके हाथों में ढेर सारी किताबें थी। गौतम ने खाना टेबल पर रख दिया और उन किताबों को भी रखते हुए उस आदमी को जाने का इशारा किया। वो आदमी इशारा पाते ही वहाँ से चला गया। गौतम अयाना से बोला, ये रही आपकी किताबें जो आपने मंगाई थी, अगर कुछ और भी चाहिए तो बता देना, मिल जाएगा। जब तक आप यहाँ शांति से रहेंगी तब तक आपको सब कुछ मिलेगा। आप पर किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको यहाँ से बाहर जाने की आज़ादी नहीं मिलेगी। अब ये दुनिया ही आपकी दुनिया है, इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगी आपके लिए सही रहेगा। गौतम की बात सुनकर अयाना अपनी भौहें ऊपर उठाकर बोली, मुझे कुछ और भी चाहिए था। गौतम ने अपना सिर हल्का सा हिलाकर पूछा, बोलिए। अयाना अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बोली, एक गन चाहिए उस डेविल को उड़ाने के लिए, मिलेगी? अयाना की बात सुनकर गौतम एक पल के लिए चुप हो गया और फिर वो अयाना से बोला, खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। वो जाने लगा कि अयाना एक बार फिर से बोली, ये तो बताओ कि अलीशा कैसी है? उसके नाम से ब्लैकमेल करके तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद तो कर रखा है, वो ठीक तो है ना? गौतम ने बिना पलटे जवाब दिया और कहा, वो ठीक से भी ज़्यादा ठीक है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद गौतम वहाँ से चला गया और अयाना हमेशा की तरह अपना खाना खाकर किताबें पढ़ने लगी और वैसे ही सो गई। ये उसका रूटीन बन गया था, बस खा पी कर सोना और कुछ भी नहीं। न जाने कितने दिन हो गए थे उसे बाहर की दुनिया देखे। अगली सुबह अयाना की आँख खुली, उसके लिए थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट आ गया, जिसे करने के बाद वो थोड़ा टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ने लगी और उसके बाद टीवी देखने लगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई। अयाना टीवी के रिमोट को सोफे पर फेंकते हुए बोली, क्या जिंदगी है यार, अब क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी इस चार दीवार के पीछे काटनी होगी? मेरा दम घुटने लगा है यहाँ पर, मुझे बाहर जाना है, खुली हवा में सांस लेना है। अयाना दरवाजे के पास गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ये दरवाजा, पता नहीं कब तक मुझे इसके पीछे बंद रहना होगा, एक तो ये खुलता भी नहीं है। अयाना एक बार फिर से हारी हुई सी कोशिश करती है दरवाजे को खोलने की। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर मरोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल उसे एक झटका लगा, दरवाजा खुल गया था। अयाना चिल्लाई, व्हाट? ओह माय गॉड, ये दरवाजा तो खुल गया। उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा हमेशा लॉक रहता था, पर आज सरप्राइजिंगली दरवाजा खुल गया था। अयाना ने खुश होते हुए खुद से कहा, शायद वो लोग दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। चलो अच्छा है, मुझे मौका तो मिला। मुझे पता है कि मैं यहाँ से भाग तो नहीं पाऊंगी क्योंकि उस डेविल ने हजारों नजरें मेरे ऊपर लगा रखी होंगी, लेकिन थोड़ा बाहर जाकर तो देख सकती हूँ। अयाना ने दरवाजा खोलकर अपनी मुंडी बाहर निकालकर दाएं बाएं देखा, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा था। अयाना खुश थी कि आज उसकी किस्मत उस पर बड़ी मेहरबान हो गई थी। वो कमरे से बाहर निकली। आज कितने वक्त बाद उसने कमरे से बाहर की दुनिया देखी थी, उसे काफी अच्छा लग रहा था। वो तीसरे माले पर थी और ये बंगला बहुत ही बड़ा और शानदार था। अयाना ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना शानदार बंगला कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो इस बंगले की खूबसूरती को देखती ही रह गई। उसने आसपास हैरानी से देखते हुए कहा, ऐसे मानना पड़ेगा डेविल जन्नत में रहता है, कितना मस्त बंगला है, काश मेरे पास भी होता। अयाना इधर उधर घूमकर देखने लगी, तभी वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसके पास चले आ रहे हैं। वो एकदम से हड़बड़ा गई, वो कड़क होकर खड़ी हो गई और घबराहट से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि वो कमरे से बाहर अब पकड़ी गई थी। अब पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करने वाले थे, कहीं उसे रस्सी से ना बांध कर रखे। अयाना को काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो दोनों गार्ड अयाना के बगल से निकल गए, जिससे अयाना बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अयाना ने हैरान होकर सोचा, हाँ ये क्या था? क्या उन लोगों ने मुझे देखा नहीं? क्योंकि अगर देखा होता तो वो लोग मुझे पकड़कर वापस कमरे में डाल देते। एक मिनट, कहीं मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गई? अयाना के दिमाग में ये बड़ा अतरंगी सा ख्याल आया और उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो फिर से आगे बढ़ी और पूरे बंगले को निहारती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो दूसरे फ्लोर पर आ चुकी थी। सफाई वाले लगातार फ्लोर क्लीन कर रहे थे और बंगले की सफाई में लगे हुए थे, जो उनका 24 घंटे का काम था। वहाँ पर काफी सारे लोग थे, लेकिन वो लोगों से ज्यादा रोबोट लग रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे और ना ही वो लोग कुछ बोल रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अयाना को कोई कुछ कह नहीं रहा था, जबकि वो फ्री होकर पूरे घर में घूम रही थी, जैसे ये बंगला उसी का हो। अयाना नीचे जाते हुए सोच रही थी, ये डेविल कहाँ चला गया था? लगता है बंगले में नहीं है, इसीलिए बंगले में इतनी शांति है। अच्छा मौका है बाहर घूमने का। ऐसे भी वापस आने के बाद उन लोगों को मुझे वापस उसी कमरे में धकेल देना है, तो जब तक वो यहाँ नहीं है थोड़ा घूमकर बंगला देख लेती हूँ। अयाना को काफी खुशी और एक्साइटमेंट हो रहा था और वो टहलते टहलते सारा बंगला देख रही थी। वो किचन की तरफ से गुजर रही थी कि तभी अचानक एक मीठी सी महक आई। अयाना ने जोर से खुशबू को सूंघते हुए सोचा, ओह माय गॉड, लगता है खीर बन रही है। खीर तो मेरी फेवरेट है, क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? अयाना कंफ्यूजन में अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसे नहीं पता था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन खीर की ये महक उसे बहुत बेताब कर रही थी, इसीलिए वो अंदर चली गई। अयाना देखती है कि किचन में कम से कम 10 सर्वेंट काम कर रहे थे। किचन बहुत बड़ा था, आलीशान था, जरूरत की हर चीज मौजूद थी उधर। अयाना हैरान थी, नौकरों को देख वो बड़बड़ाई, लगता है इस डेविल ने सारे शहर के इंसानों को अपने ही बंगले में काम पर लगा रखा है। किचन में 10-10 लोग, यहाँ उनका खाना बनता है या पूरे शहर का? फाइनली अयाना की नजर गैस पर चढ़ी हुई खीर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप खीर मांगी और बनाने वाले ने भी बिना कुछ रिएक्ट करे कटोरी में डालकर दे दी। थोड़ी ही देर में अयाना खीर की कटोरी लेकर अम्यूजमेंट के साथ उसे खाते खाते किचन से बाहर निकली। वाओ, अमेजिंग, कितनी टेस्टी है। वो खीर खाते हुए यहाँ वहाँ टहल रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अयाना जैसे ही थोड़ा सा उस कमरे में झांकती है, तभी अचानक उसे कुछ दिखाई दिया और उसके मुंह से चीख निकल गई, अलीशा! कमरे के अंदर अलीशा अपनी एक डॉल को सजा रही थी, उसके बाल बना रही थी। जैसे ही उसकी नजर अयाना पर पड़ी, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। उसने भी खुश होकर कहा, अयाना दीदी। अयाना खीर की कटोरी को वहीं पर रखकर भाग कर गई और अलीशा को जोर से हक करते हुए बोली, अलीशा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी, उस डेविल ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हक करने के बाद अलीशा अयाना से बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया दी। आपको पता है वो डेविल है ना, वो बहुत अच्छा है। उसने मुझे ढेर सारे खिलौने और ढेर सारी चॉकलेट दी और ये बड़ा सा कमरा रहने के लिए। आपको पता है वो कभी कभी मेरे साथ खेलते भी है और मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अपने साथ घोड़सवारी भी करवाएंगे। अलीशा की बात सुनकर अयाना चौंक गई। उसने पूछा, क्या ये क्या बोल रही हो तुम? डेविल के बारे में ही बात कर रही हो ना? वो और अच्छा, इम्पॉसिबल, उसी ने हमें यहाँ कैद कर रखा है। अलीशा अयाना से बोली,
आई नो अयाना दीदी, पर ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, ढेर सारे खिलौने भी दिए, चॉकलेट भी दी और मुझसे प्रॉमिस भी किया कि वो मुझे समर से जरूर मिलवाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरे भाई समर को एक खास जगह पर भेजा है और बहुत जल्दी वो मुझे उससे मिलवाएंगे भी। अलीशा के चेहरे की इतनी एक्साइटमेंट और डेविल की इतनी तारीफ होती देख अयाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अलीशा तो एक बच्ची है, शायद डेविल ने इस बच्चे के दिमाग में खिलौने और चॉकलेट देकर ये चीज़ डाल दी है कि वो कितना अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। वो इंसान अच्छा कभी नहीं हो सकता। वो इंसान सिर्फ उसके माँ पापा का कातिल है जिसे वो डेस्परेटली जान से मारना चाहती है। लेकिन अब अयाना को अपने फैसले पर शक होने लगा था। आखिर क्या था कबीर का असली चेहरा? किस मकसद से क्या किया था उसने इन दोनों लड़कियों को अपने बंगले में? जाने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि